भाई अस्सलाम वालेकुम। बीएसएक्स दंगल में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से पिछले 3 महीने हो गए तकरीबन मार्केट साइडवेज करेक्शन। एक टॉप लगाया था 1,15,000 का मार्केट ने। दिसंबर क्लोजिंग का जो क्लोजिंग थी दिसंबर 31 दिसंबर 2024 की, वो 1,15,000 थी। और आज भी हम जहाँ खड़े हैं वो एग्जैक्ट 1,15,000 ही इंडेक्स है। साइडवेज रही, आपको बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई पिछले 3 महीने में, कि टाइम साइकिल क्या होता है, साइडवेज मार्केट कब तक रहती है, फिर करेक्शन कौन से आइटम्स करेक्शन लेंगे, कौन ईमा 44, ईमा 200, और एक एक पीरियड होता है हर एक बुलिश रैली के बाद कि मार्केट का कूलिंग पीरियड होता है। मार्केट कूलिंग पीरियड के बाद आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज मार्केट जो क्लोज हुई है 1,15,536 पे। और वीकली क्लोजिंग भी थी क्योंकि जुम्मा था आज। और अब हम मालूम करते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कंफर्म समझा जाए कि हो गया। डॉक्टर साहब, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੀ हाँ समझा कि ਤੁਹਾਡੀ ना समझा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सर। पब्लिक इंतजार कर रही है और पब्लिक का भी बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देते हैं साइडवेज मार्केट में। आप लोग व्यूज़ देते हैं, मतलब व्यूज़ आते हैं, ऑफ कोर्स कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं। डॉक्टर साहब की मद्दाएं हैं सारे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, बताएं सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। इसमें यह है कि मार्केट जो है पिछले 2 दिन से ही या 3 दिन से ही अपने तेवर बदले बदले दिखा रही थी। कहते हैं ना, हजूर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। जरूर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं जी। तो मार्केट में हिलजुल तो चल रही थी। तो वो है कि एक उसने सेलिब्रेट किया वो गोलान वाकये से जब फारिग हुआ पाकिस्तान, जी जी। उसको उसने सेलिब्रेट किया। दूसरा उसने वो मिक्स सेलिब्रेशन थी। और दूसरा उसी उसी के अंदर ही फिर ये आईएमएफ वाले मुज़ाकरात भी सेलिब्रेट हो रहे थे। तो ये सही है। दो वाकयात साइड बाय साइड चल रहे थे। और वो जैसे ही ख़त्म हुए हैं तो मार्केट उसको सेलिब्रेट करती आ रही है। सही है। और उसमें डेफिनेटली अपना जो साइडवेज स्ट्रक्चर है वो उसमें बदलाव आया है। सही है। और अगर आप कहते हैं तो ज़रा चार्ट खोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 सर। आप लोग आपको देखना चाहते हैं, और वैसे भी आपने पिछले 2 हफ्तों से आप कह ही रहे हैं कि मार्केट इज स्टिल बुलिश। हमने 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम बनाया था, उसमें ये जी। लिखा हुआ था कि मार्केट इज स्टिल बुलिश, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त लग सकता है। और यही मार्केट का हुस्न है। बताइए सर। पीपल आर एंशियसली वेटिंग फॉर योर रिव्यूज कि आप क्या कहते हैं। ये चार्ट नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा जी। ये अब मैंने इसमें थोड़ा सा एजुकेशन भी सर्व हो जाएगा, उसका पॉइंट भी। और हमारा मार्केट का जो व्यू है वो भी सर्व हो जाएगा। सही है। ये जो चार्ट है इसमें इस वक्त कैंडल्स नहीं है। कैंडल्स नहीं है, ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, इसमें सिर्फ जो ईमाज है ना, या आप बेशक मूविंग एवरेज लगाएं बेशक ईएमएस लगाएं, तो सही है। इसमें ईमाज लगी हुई हैं। और मैं नॉर्मली इन 1 2 3 4 ईमाज पे काम कर रहा हूँ। ये 21 है, ये 44 है, ये 100 है और ये 200 है। सही है। तो इसमें ये होता है कि ये देखें, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें मतलब है कि एक मैं आपको ये बता दूं, एक वॉल्यूम्स लगे हुए हैं और एक आरएसआई लगा हुआ है। सही है। ये प्योर प्राइस एक्शन चार्ट है। इसमें सही है। इंडिकेटर एज सच कुछ नहीं है कि भी मैं कहूँ कि ये है वो है। मतलब है कि इसमें ये है कि, लेकिन ये मैंने आपको ये जो वर्टिकल लाइंस लगा के दिखाया हुआ है कि इसमें बदलाव क्या आया है। यहाँ पे ये जो था जहाँ पे ये 20 दिसंबर को जो था हमने बताया था कि मार्केट साइडवेज होने लगी है यहाँ पे। सही है। नहीं नहीं, उससे तो ऊपर। सॉरी, हाँ, ये 3 जनवरी, नहीं 20, सॉरी, ये 22 अक्टूबर से रैली चली थी ये। जी जी। ठीक ठीक है ना? साइडवेज तो आपने अच्छा। आगे जाके बताया ना। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, वो मैं ये असल में मैं ये दूर बैठा हुआ उससे, तो वो जो ग्लासेस का ये इशू होता है यार, के यार जो है ना सही तरह फिर नजर नहीं आता। अच्छा, जो बताने वाला मकसद ये था कि ये देखें, ये जो
हर मूविंग एवरेज की, यानी कि आपने मार्केट को इससे जज करना होता है कि मूविंग एवरेजेस की स्लोप क्या चल रही है। सही है। ये स्लोप है, ये पहाड़ी की तरह चढ़ रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। सही है। ये नीचे भी पहाड़ी की तरह चढ़ रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है। सही है। ये 100 भी पहाड़ी की, यानी कि ये चारों मूविंग एवरेजेस चढ़ रही हैं, ठीक है। पहाड़ी की तरह चढ़ रही जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये आगे जाके सबसे पहले जो 21 है वो साइडवेज हुई है, ये देखें। सही है। उसके बाद फिर आगे जाके यहां से ये 44 साइडवेज हुई है। सही है। और जो जो हम कह रहे थे कि मार्केट बुलिश है, वो हम्म। इस बिना पे कह रहे थे कि 100 और 200 के तो करीब भी नहीं कहीं फटकी मार्केट। सही है। ठीक है। और मार्केट ने जितनी भी करेक्शन की है, हम्म। वो शैलो करेक्शन की है। यानी कि मूविंग एवरेज 44 के आसपास करेक्शन हुई है। और मूविंग एवरेज को भी 44 को भी, अब मैंने आपको बताया था कि हमने 21 और 44 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है, एक हाई और लो में उसको ओपन करके हमने बताया हुआ था। तो सुफियान जब टेक्निकल का चार्ट खोलेंगे तो वो बता देंगे कि वो हमने उसमें फेक आउट्स कैसे उसको रूल आउट करते हैं मूविंग एवरेजेस के अंदर। वो जो जिसमें हम दोनों मूविंग एवरेजेस के हाई और लो ओपन करते हैं, और वो यानी कि हर मूविंग एवरेज की तीन लाइनें बन जाती हैं, और उसी के दरमियान मार्केट रही है, और उसने हमें फेक आउट से बचाया है। को सही। किसी भी टाइम पे यानी कि उन तीन तीन लाइनों में मूविंग एवरेज 21 और मूविंग एवरेज 44 की तीन तीन लाइनें बनी होती हैं, क्योंकि एक हाई होती है, एक लो होती है, और एक क्लोज होती है, ठीक है। सही है। तो उसमें वो तीन उन 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 तीनों लाइनों में मूविंग एवरेज 44 से बाहर कभी भी नहीं निकली मार्केट। सही है। तो अब यहाँ से कहाँ जा रही है मार्केट? मैं आपको बताता हूँ ना, ये पहले इसको समझ तो लें, तो आपको चार्ट नहीं समझ आएगा तो फिर कैसे बात बनेगी। सही है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जब आरएसआई था, ये इसकी भी देखें, ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये ऊपर को चल रहा था, फिर यहां से आरएसआई भी गिरना शुरू हुआ है, सही है। और अब फिर ये आरएसआई ऊपर को जा रहा है। सही है। यानी कि आरएसआई जो है वो यहाँ पे ये जो है इससे 44 तक पहुंचा है आरएसआई। जी और जी। यहाँ से इसने वापसी ऊपर के स्थान पकड़ी है, और अब आज जो है ये आरएसआई जो है तकरीबन 61 पे है। सही है। अच्छा, इसी तरह ये यहाँ से देखें, ये यहाँ पे वॉल्यूम भी इस तरह ऊपर चढ़ने शुरू हुए थे, सही है। और यहाँ से फिर वॉल्यूम गिरने शुरू हुए थे। सही है। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये वॉल्यूम की एक नॉर्मल मिडिल लाइन है, जो कि आमतौर पे यानी कि इस रैली के अंदर ये वॉल्यूम की एवरेज लाइन है, सही है। हॉरिजेंटल लाइन है। अभी आज की डेट में भी वॉल्यूम्स ने इस हॉरिजेंटल लाइन को नहीं तोड़ा। ठीक है। यानी कि आज हम अगर हम समझें कि ब्रेकआउट हुआ है तो विद लो वॉल्यूम हुआ है, ये नहीं आप कह सकते कि मेगा वॉल्यूम, इस तरह की कैंडल नहीं बनी, इस सही तरह है। की भी कैंडल नहीं बनी, ये सॉरी, ये इस तरह की बार नहीं बनी। ठीक है। तो अदरवाइज इस तरह की बार बनती, ये ऊपर निकल जाती ना, तो हम कहते हैं कि अच्छा जी वॉल्यूम बहुत तगड़े लगे हैं। सही है। क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है 3 एक महीने बाद, जिस तरह हम कह रहे थे 3 से 5 महीने लगते हैं ये साइडवेज में, तो जी जी। उसके बाद उसी तरह ही हुआ। हम कहते हैं कि ये अराउंड मिडल ऑफ मार्च से लेके ये ब्रेकआउट होगा। उसकी दो तीन वजह थी। वो जो हम कह रहे थे कि ये जिस तरह ये एक्स डेट्स आएंगी बड़े बड़े स्टॉक्स की, तो ये एक्स होंगे, तो उसके बाद जिस तरह आज देखें कि ईफर्ट में एकदम खरीदारी आई है। सही है। और हालांकि वो आज एक्स हुआ था, इसी तरह जो यूबीएल एक्स हुआ था, तो देखें कि वो उसको फर्क ही कोई नहीं पड़ा। सही है। और उसका जो 11 रुपए का डिविडेंड आया है, तो वो मतलब है कि उसने कोई करेक्शन नहीं ली, वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो यानी कि उसमें ये होता है कि लोग फौरी खरीदारी करते हैं ना। हम्म। और वो ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, ये एक्स पे फिर गिरते नहीं है अगर मार्केट बुलिश होती है तो। सही है। तो उसके नतीजे में ये होता है कि आपका जो इंडेक्स है, वो जो साइडवेज की जगह फिर उसकी, अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखें अब यहाँ पे इसने इसका स्लोप फिर ऊपर को निकल रहा है। ठीक है। ये देखें, ये मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है ना जहाँ पे ये साइडवेज चल रहा हाँ है। हाँ हाँ। अब ये उसका देखें ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। सही है। और ये जो लाल लाइन है, ये मैंने स्लोप की ट्रेंड बताई है, ये जो लाल लाइन है, ये मैंने साइडवेज। साइडवेज की ट्रेंड बताई है। इसी तरह ये जो पर्पल लाइन है, अपने। ये अपवर्ड लाइन है, ये साइडवेज लाइन है। और इसमें तो अभी तक स्लोप चल रही है, और इसमें भी अभी तक स्लोप चल रही है, सही है। ठीक है। ये अब ये बात समझ आ गई। जी। ये हमें मूविंग, अगर हम कोई कैंडल ना भी देखें, तो अब हम्म। खाली मूविंग एवरेजेस को देखें, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट ने क्या किया। अब इसी के अंदर मैं मार्केट को ये लगा देता हूँ कैंडल्स। वेरी गुड।
अब ये देखें, ये देखें कि ये मार्केट लगातार ये मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रही थी, हम्म, और इधर आके फिर इसने जहाँ पे साइडवेज हुई है, तो सही यहाँ है। पे ये देखें कि इस बॉक्स के अंदर ये साइडवेज रही है, और ये हम्म, बीच में एक छोटा बॉक्स आया था जो ये मूविंग एवरेज 44 को इसने जब टेस्ट किया, हम्म, ये सिर्फ इसी जगह पे मूविंग एवरेज 44 को टेस्ट किया, अदरवाइज ये जो सारा वक्त ये मूविंग एवरेज 21 के आसपास चलती फिरती रही है। तो ये सही। मतलब इतनी शैलो करेक्शन थी, लेकिन उसमें क्या होता है, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि आपने अपने अपने तमाम स्टॉक्स इसी तरह इन्हीं मूविंग एवरेजेस के ऊपर रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक ने कितनी करेक्शन की और किस स्टॉक में आइंदा ज्यादा स्पेस बनेगी। जो 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 अच्छे से जिनके अंदर अच्छी करेक्शन हुई है ना, वो मूविंग एवरेज 100 के ऊपर आके यहाँ से फिर वापस अपना नया हाई लगाएंगे। सही है। ये जो 44 वाले हैं ना, ये तो ऑलरेडी टॉप लगा के बैठे हुए हैं, और ये इनके अंदर इतना रूम नहीं होगा, ये बस ये यहाँ से यहाँ तक 15-20% ही ये अप देंगे। तो इंडेक्स, ये जो जी, इंडेक्स भी तो 44 के नीचे नहीं गया दादा। हाँ तो इंडेक्स अब 2 लाख या 2.5 लाख पे तो नहीं जाएगा ना फौरन। नहीं, कितना जाएगा मतलब, वही तो अंदाजन कितना है, क्या क्या निकल सकता है अगर इसका? एक लाख 1,20,000, 1,24,000 पे जा सकता है ये जून तक। सही है। तो ऑलरेडी हम 15 पे हैं, तो 1,20,24 का मतलब है कि आप समझ रहे हैं 9,000 तक की एक रैली आ सकती है बस। 20,000 की भी आ सकती 20,000 की भी आ सकती है। है। हाँ जी, मतलब एक एक 30, एक 32 भी आ सकता है, ऐसा मतलब एज सच आ कोई वो सकता नहीं, है। मार्केट के ऊपर है। हाँ वो, हाँ वो तो मतलब है कि इसमें ये तो हम साथ साथ ही देखेंगे ना, मतलब ये कोई नजूमी दाम है नहीं कि इसको इस तरह नहीं तो प्रेडिक्ट करें, मेरा क्योंकि सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि कंफर्मेशन हो गई है ब्रेकआउट की, कि जो वीकली क्लोजिंग आई है आज उस पर करेक्शन, जहाँ तक वॉल्यूम की आपने बात करी कि वॉल्यूम कम है, तो एक तो वॉल्यूम रमज़ान की वजह से है, आपको पता है, आप भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता बाजार मार्केट के अंदर। तो सूरत हाल तो यही है कि हर जगह पे 50% जो है वो पार्टिसिपेशन है, तो जब लोग ही नहीं आएंगे तो वॉल्यूम तो समझ आता है। तो ये ऐसा तो नहीं कि वॉल्यूम सिर्फ रमज़ान की वजह से और ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन है? नहीं, इसमें यह है कि देखें, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये मैं और आप तो बनाते नहीं है, जी जी। हम तो रिटेलर्स हैं। जी जी। ये जो वॉल्यूम्स हैं, ये या फॉरेनर्स बनाएंगे या हमारे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। नहीं, रिटेलर्स तो बनाते हैं सर, रिटेलर्स तो हमने रोजाना चेक किया है कि वो रिटेल जो ऊपर जो वॉल्यूम आ गए थे इतने, रिटेल तो बनाते हैं। जो लिवरेज के अंदर बाइंग होती है, जो फ्यूचर के अंदर बाइंग होती है, जो रेडी के अंदर बाइंग होती है, वो वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम देखें, ये जो वॉल्यूम उसी वक्त बनेगा जब इंस्टीट्यूशंस अंदर कूदेंगे, जब वो अब तगड़े होके अंदर आएंगे तो वॉल्यूम्स बनने शुरू हो जाएंगे। खाली रिटेलर्स के वॉल्यूम इतने नहीं बनते। अच्छा चलें, ठीक है, ओके हाँ, ओके। तो वो मतलब है कि वो जो जो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना, ये देखें, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये इंस्टीट्यूशंस की कैंडल्स है। सही हमारी है। कैंडलें ये वाली हैं, ये 1 2 3 ये वाली कैंडल है, ठीक है ना। ये बड़ी कैंडल ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, ये बड़ी कैंडल ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, ये बड़ी कैंडल ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, हाँ, ये ये बात बड़ी सही। कैंडल ये इंस्टीट्यूशन। सही है। ठीक है, जिस दिन इंस्टीट्यूशन, ये देखें, ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, सही है। ये इंस्टीट्यूशन की सेलिंग है, सही है। ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, ये लिक्विडिटी, इससे पहले वाला जो एरिया होता है इसको लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। हम्म। तो ये जो हम ये जो छोटी 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 ये हम है। सही है। ठीक है, तो उसमें अब ये है कि अब इसमें जो ये बॉक्स है इससे बाहर निकल गई है मार्केट, और अब ये जो हमने ये जो साइडवेज लाइन लगाई हुई है इससे भी ऊपर को निकल गई है। तो मार्केट इस वक्त बिल्कुल पर तोलने को तैयार है, अपना ब्रेकआउट देने के लिए, चलो, कंफर्म करने के लिए। ठीक हो गया सर, मूव करते हैं सुफियान की तरफ। डॉक्टर साहब, स्क्रीन जरा क्लोज करें। तो सुफियान, अभी आप बताएं कि क्या टारगेट निकलता है, क्या करेक्शन है, क्या इंडेक्स है, आज की मार्केट कैसी रही? ओवर जी टू यू। जी बिल्कुल सर। जो स्क्रीन है वो आप लोग को सामने आ रही है। आज की पोजीशन ही अगर सिर्फ हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जिस तरह की आज सिचुएशन थी, तो एक बात बहुत एक अच्छी और बैलेंस्ड मार्केट जिसे कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया भी था, उस रेजिस्टेंस पे मार्केट खुली, उसके बाद नीचे आई। बहुत अच्छा इंडेक्स ने सपोर्ट बनाया और साथ ही रेजिस्टेंस बनाया। उस सपोर्ट ने पहले तो 2 दफा मार्केट को अपना सस्टेन कराया, लेकिन उसके बाद जब मार्केट नीचे गई है तो यहाँ पे गैप फिलिंग हुई, और उसके बाद नीचे से बहुत जबरदस्त बाइंग प्रेशर आया, जिसके बाद हमने देखा कि ये जो पुराना रेजिस्टेंस था ये भी क्रॉस हुआ है, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ये एरिया रह गया है, और इस एरिया के बाद मार्केट डेट डेली चार्ट्स के अंदर भी ब्रेकआउट की सिचुएशन में आ जाएगी। अभी जो ब्रेकआउट हुआ है सही मानों के अंदर, चूंकि 1,14,500 टूटा है ये वाला एरिया,
तो ये 15 मिनट ग्राफ के ऊपर है। तो 15 मिनट ग्राफ के ऊपर तो एक ब्रेकआउट हो गया है, जिससे ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। डेली ग्राफ के ऊपर ब्रेकआउट के लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि 1,16,200 या उससे ऊपर की जो है वो क्लोजिंग हमें मिल जाए। अगर इंडिकेटर्स की तरफ से भी बात कर लें हम, तो हम डेली चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। तो उस पे इंडिकेटर की जिस पर हमने बात की थी लास्ट वीक, लास्ट दंगल के अंदर, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे बॉलिंजर बैंड, उसकी भी पोजीशन अगर हम देखें तो बॉलिंजर बैंड का जो तीसरा टॉप है, यानी कि जो फास्टेस्ट लेन है, उसका भी टॉप फिलहाल नजर आता है 1,16,560 का। यानी कि ये जिस तरह फैलता जाएगा, तो अभी अगर हम इसको कल के हिसाब से देखें तो 1,16,200 पे था, लेकिन आज वो जरा आगे बढ़ा है। तो अभी हम इसी एरिया को मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी मैं आपको सर बंद करके बता देता हूँ। तो जो चैनल हमने बनाया हुआ था, यहाँ से जो 1,09,000 का लो बनाया था मार्केट ने, वहां से जो चैनल बनाया था, उसका भी फिलहाल टॉप 1,16,200 300 ये एरिया बनता है। तो ये एरिया जब क्रॉस हो जाएगा, तो उसके बाद मार्केट बुलिश साइड पे जाके दाखिल होना शुरू होगी, जहां पर सर टारगेट एरिया, वैसे तो जो हमारा एक पुराना जो चैनल चल रहा है ये नीचे 80,000 से, उसका जो टॉप बनता है, जो डॉक्टर साहब भी करीबन बता रहे हैं, वो 1,35,000 के करीब करीब बनता है। साथ ही इसके अंदर एक और चैनल से भी हम जो टारगेट हमने निकाला था, वो भी मैं जरा पब्लिक को बता देता हूँ। उसके अंदर करीबन जो एरिया बनता है वो 1,24,000 25,000 ये एरिया बनता है। ये चैनल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने ही, और इसका कलर थोड़ा तब्दील कर देते हैं हम यहाँ पे। इसको रेड, यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इसको आप देखेंगे तो इसका जो टॉप फिलहाल के लिए बन रहा है वो करीबन 1,24,000 बन रहा है। तो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तकरीबन उसी तरह के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं, कि अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं, तो आने वाले 2 से 3 महीनों में इस तरह के टारगेट हम डेली चार्ट्स के ऊपर, अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो मार्केट में टारगेट्स ये आ सकते हैं। अब कंडीशनल है कि वो फिर अपना ऑल टाइम हाई पहले ब्रेक करे ना, 1,19,000। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट जरूरी होगा, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, और फिर ये वाला जो एरिया यूं ही क्रॉस होता है, तो फिर हम 1,24 और इवेंचुअली 1,35 की तरफ बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन वो जरूरी है कि आपका जो पुराना चैनल बना हुआ है उसके अंदर आए पहले मार्केट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही ब्रेकआउट, यहाँ पे मैंने कहा ये ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। सही। क्या कंट्रीब्यूशन रहे आज की, आप बताएं पूरी मार्केट कैसी रही। और आज के जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो आज की जो कंट्रीब्यूशन है सर, आज भी जिस तरह पहले हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से, या गालिबन पिछले जुमेरात से पीएसओ ने मार्केट को संभाला था, आज ज्यादा माड़ी ने मार्केट को संभाला है। 600 रुपए का एरिया भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद एफएफसी, ईफर्ट सिस्टम्स लिमिटेड, एयरलिंक, ये टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं। जहाँ पे पीपीएल थोड़ा नेगेटिव साइड पर रहा, पीएसओ नेगेटिव साइड पे बंद हुआ है। और नेगेटिव साइड पे इन सेंस थोड़े से रेट इसके नीचे हुए हैं। लकी, बैंक ऑफ पंजाब, बीएचएल, ये नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। बाकी जहां तक बात रही है सर्किट ब्रेकर्स की, तो उसके अंदर हमें जो अपर कैप में नजर आ रहा है, वो कंटिन्यूसली एक प्रेमा ही नजर आ रहा है, जो कि नोन स्टॉक है। इसके अलावा तो सारे साइड स्टॉक्स नजर आते हैं। और लोअर लॉक के अंदर कोई भी ऐसी खास कंपनी हमें आज के दिन में नजर नहीं आई है। बाकी जहां तक बात रही है सर डेली आज के पीपीलिपी की, सिर्फ अगर, तो आज के पीपीलिपी के अंदर जो पोजीशन है, उसमें जो फॉरेन कॉर्पोरेट है, कल तो बायर था, लेकिन आज फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पे हमें नजर आ रहा है। जहां पर क्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, को खास बाइंग इनकी तरफ से आज हमें नजर नहीं आई है। इंडिविजुअल्स आज नेट बायर रहे हैं, जहां पे इन्होंने ओएमसी के अंदर ज्यादा बाइंग की हुई है, और इसके अलावा सीमेंट में ज्यादा बाइंग आज इंडिविजुअल्स की हमें नजर आती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, $36 मिलियन की सेलिंग है, बट वो जो सेलिंग है वो सिर्फ डेट मार्केट की है, जो कि हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो इनकी बाइंग अदर्स में ज्यादा नजर आती है। उसके अलावा मेन जो सेक्टर्स हैं वहां पे आज सेलिंग साइड पर रहे हैं म्यूचुअल फंड। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ये नेट बायर हैं, जहां पे आज इनकी बाइंग सीमेंट में ज्यादा हमें नजर आई है। और इसके अलावा ईएनपी और ओएमसी में भी कुछ कुछ बाइंग इनकी नजर आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंश्योरेंस आज कुछ बाइंग साइड पर है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की है आज के दिन में। चलो ठीक है, अच्छा चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, ये मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है, और जिसपे मैंने आपको पिछली दफ़ा हमने बताया भी था शायद लोगों को, दो प्रोग्राम से हम यही बता रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉब्लली अनचेंज रहेगी, क्योंकि एक प्लेटिव सा बना हुआ है। और लगता नहीं है कि अब जो है वो यहाँ से बहुत कम हो, और हमारे पास प्रेशर भी रहता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही। एक तो ये, इसके बारे में बताइएगा कि इसका क्या कोई असर मार्केट ने लिया भी नहीं शायद, सही समझा कि बहुत ज़्यादा एक एक मतलब एक हो चुका है, इतना ज़्यादा फ्री फॉल इंटरेस्ट रेट हुआ है, और हमारा गैप भी है। और जो ऑयल है वो गिर भी रहा है। जो जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये है कि जगह बहुत है अभी भी, आगे ईजिंग होगी, लेकिन फिलहाल रमज़ान की वजह से नहीं हो रही। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे आप क्या कहेंगे, कैसी रही। जो एक्सपेक्टेड थी उसी तरह ही रही है। मतलब है कि मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा वो वोट्स जो थे मार्केट के, वो तो 50 बेसिस के थे। जी जी। आधे, जी। आधा परसेंट कम होने थे, तो वो नहीं हुई। और उसकी स्टेट बैंक ने फिर वजह भी दी कि भाई ये रमजान में इन्फ्लेशन का डर है, फिर आगे वो बकरा ईद है, ये है वो है। जी। तो उसमें महंगाई थोड़ी बहुत ही तो होती है। और उसको स्टेट बैंक पहले से प्राइस इन कर रहा है अपने इस मईशत के अंदर।
स्टेट बैंक भी तो प्राइस इन करता है ना चीजें। जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं आगे ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल रहेगी, क्योंकि ऑयल तो नीचे ही है अभी तक, इंटरनेशनल क्रूड हाँ, ऑयल तो जो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए कि आपकी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो नीचे जा रही हैं, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो प्रेशर है वो कम रहेगा। और ये चलता रहा अगर, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे जाके रमज़ान के बाद खास तौर पे तो मॉनेटरी ईजिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और स्लोली हाँ, लेकिन ग्रेजुअली। इसमें फिर भी देखा जाएगा ना कि देखने वाली बात यह है कि आया हमारी जो हम ग्रोथ पैटर्न पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, कि हम बिल्कुल साइडवेज पे चलते रहेंगे। हाँ, ग्रोथ भी ज़रूरी है, और स्लोली ग्रेजुअली हम सिंगल डिजिट में आ जाएं तो बहुत ईज हो जाएगा। जो कारोबारी तबका है वो काफ़ी डिमांड कर रहा है, तो ईज हो जाएगा। तो और जो हाँ, स्टेट कमोडिटीज। और दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, मतलब कि पाकिस्तान में बाकी कोई महकमे काम करे ना करें, लेकिन स्टेट बैंक जो है ना वो एक्सेप्शनली बेहतरीन प्ले कर रहा है जब से मार्केट। जी, जब से खुद मुख्तार बना ये इदारा, और जब हाँ, से पूरी दुनिया कह रही है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के स्टेट बैंक की, जो ज़बरदस्त है। कमोडिटीज सस्टेन करती हैं नहीं करती, सुफियान के पास चलते हैं, कमोडिटीज का देखते हैं नक्शा कि ऑयल, क्रूड ऑयल क्या कह रहा है, डॉलर जो है वो क्या कह रहा है, जी डॉलर इंडेक्स। जी बिल्कुल। कमोडिटीज पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक को कि हमारी रमजान ऑफर चल रही है। रमजान का गालिबन आधा महीना अभी बाकी है। 64,000 रुपये की बचत है, जिसमें प्लेटिनम ग्रुप, हमारा प्लेटिनम प्लस ग्रुप और डॉक्टर मसूद साहब का ग्रुप, इन तीनों की ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। साथ ही हमारा रिसर्च ग्रुप है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हम देते हैं पूरे साल के लिए, 99,000 ईयरली। मतलब अगर आप इंडिविजुअली लेंगे तो आपको करीबन 1,63,000, 1,62,000 की ऑफर बनती है, लेकिन 99,000 रुपये में रमजान के एंड तक आप ये ऑफर ले सकते हैं। मेरे नंबर पर रब्ता करेंगे 03032712 पे, तो ये आपको ऑफर मिल जाएगी। और बाय द वे इसके अलावा किसी ने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ज्वाइन करना हो तो उसके भी पैकेजेस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कमोडिटीज की सर हम बात कर रहे थे, गोल्ड की हमने ये बात की थी कि गोल्ड ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे टॉप लगा हुआ था। लास्ट वीक अब जब हम देख रहे थे तो ये नीचे ट्रेड कर रहा था, और आज हम देख रहे हैं कि इसने अपना रेजिस्टेंस और टॉप भी यहाँ से क्रॉस कर दिया है। तो ये मजीद आगे बढ़ता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है कि जहाँ पर अभी अगर इसका हम यहाँ से जो एक बॉटम इसका जो चला है, चैनल का बॉटम, यहाँ से इसका बिल्कुल लेके चलते हैं तो ऑलमोस्ट इसका जो फिलहाल टारगेट निकल के आ रहा है वो गालिबन 3136, 3150, ये यहाँ तक जा सकता है। और एक अच्छा सपोर्ट एरिया फिलहाल के लिए तो $2,850 का निकल आया है। तो गोल्ड अभी भी तेजी के ट्रेंड में नजर आ रहा है, वॉल्यूम भी खासे अच्छे हैं इसके अंदर। इसके अलावा जहां तक बात रही ऑयल की, तो थोड़ा सा ऑयल कुछ ऊपर आया है, जरा सा कुछ ऊपर आया था। ये इसने लो बना लिया था $65 का, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये ऊपर आया था। इससे पहले भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे लास्ट वीक जो है वो इसने $69 से नीचे गया था। लेकिन हाँ, जिस तरह बात की थी हमने कि ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और फिर उसके बाद ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, तो ऑलमोस्ट अभी भी वही रेजिस्टेंस बाकी है। $66 से ऊपर सस्टेन करता रहेगा तो एक सेफ साइड है। $66 से नीचे जहां क्लोजिंग आना शुरू हो जाएगी वहां पर जरा ऑयल के लिए मजीद खतरा बढ़ सकता है नीचे की तरफ। इसके अलावा सर हम बात कर लेते हैं कोल की। तो रिचर्ड डे कोल हमारा, और ये, हाँ, जो कोल है सर वो कोल हमारा नीचे जा चुका है अब। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोल ने नीचे अपनी जो सपोर्ट लाइन है उससे नीचे ट्रेड करना शुरू करा दिया है। $88.60 पे ये ट्रेड कर रहा है, और ये थोड़ा सा इसके लिए खतरे की घंटी बजा देता है, क्योंकि ये अगर ये कंटिन्यू रहा यहाँ पे 89 से नीचे नीचे का, तो तकरीबन जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो $80 पे आता है कोल का। तो ये खास तौर पे जो हमारी सीमेंट कंपनीज है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कोल का मजीद नीचे आना। तो ये पोजीशन सर अभी तक कमोडिटीज की रही है। तभी भी तब तो इसी तो वजह से। कोल जो है वो कोल तो और नीचे चला जाएगा, आगे गर्मियां आ रही हैं, कोल की जो ज्यादा डिमांड होती है ना वो सर्दियों में होती है, क्योंकि वो जो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो कोल के ऊपर चल रहे होते हैं, ये बिजली के, और वो हीटिंग चाहिए होती है, तो वो कोल इस वजह से सर्दियों में तो ऊपर रहता है, और अब आगे तो जिस तरह मौसम बदलेगा तो ये तो और नीचे आता जाएगा। तभी सीमेंट कंपनियों में जरा हलचल भी है थोड़ी सी। डॉक्टर साहब, ये दो आईपीओ आए हैं। एक तो आया है गरम अंडे और उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो आउटस्टैंडिंग है। 30 रुपये का आज उसने हाई बनाया है जुम्मे वाले दिन। और उसके साथ एक और आया था जरिया उससे कुछ दिनों पहले, और उसका रेट 16 रुपये ही है, पता नहीं शायद गालिबन 17 रुपये उसने हाई मारा नहीं मारा, आई डोंट नो। लेकिन दोनों आईपीओ में एक बड़ी खुला तजाद है सर। ये एक 16 रुपये पे रह गया है, जिसने कोई खास, आई डोंट नो पता नहीं कितने से आया, तो कोई प्रॉफिट नहीं दिया। ये शायद ये एक्सचेंज वाले हैं, कोई कमोडिटीज एक्सचेंज वाले हैं कोई। और बीएफ एग्रो पूरा पूरा प्रॉपर बिजनेस है, तो जी। उसमें और बड़ा ज़बरदस्त एक नफ़ा दे दिया है। 18 पे करीब लॉन्च हुआ था ये, फुल फुल कैप के साथ, और अब जो है वो 30 रुपये का आज हाई मारा है। और अभी भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा करेक्ट करेगा
तो देन ऊपर जाएगा। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आईपीओ हमेशा ही डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें वो देखें, वो मुझे याद पड़ता है बीएफ बायो ने भी इसी तरह की ओपनिंग ली हाँ, थी। ये बायो बहुत जबरदस्त किया था। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मुझे याद पड़ता है, पीटीएल ने, पैंथर पैंथर टायर टायर्स शुरू ने। में जी, शुरू में जी, बिल्कुल। हाँ, वो भी यही ओपनिंग थी इसी तरह। तो वो जिसमें अवाम बुलिश होती है कि अच्छा जी इनकी है काफी इसमें पोटेंशियल है, तो फिर वो शुरू शुरू में तो कैप लगते हैं। देखने वाली बात है कि कैप लगने के बाद अब एक जिस तरह कुछ ट्रीट बैटरी में कैप कितने लगे थे। हाँ हाँ, वो तो आईपीओ नहीं था, बहरहाल मैं एक डीमर्जर। बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं तो एक बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर उसका प्रेमा में कितने कैप लगे। प्रेमा तो हाँ, सही बात है, प्रेमा तो कैप ठीक है होके ना। अभी। जी। हाँ, तो वो ये अब देखने वाली बात ये होती है कि बाद में क्या होगा। बाद में क्या ये तो होता है? इनिशियल, हाँ, इनिशियली तो एक तो लोगों को इतने ज्यादा शेयर मिलते भी नहीं आईपीओ में, आपको पता ही है। और कम लोगों को मिलते हैं, फिर वो जिनको मिलते हैं बस उन्हीं की छोटी मोटी चांदी हो रही होती। अच्छे आईपीओ में तो कम मिलते हैं, जैसे ऑक्टोपस में था, कम मिला था। पर आईपीओ की पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कहानी है। जो जी मोर देन 50% है वो नहीं परफॉर्म करते। मोर देन 50% है 60 परफॉर्म। और कुछ भी इक्का दुक्का एग्जांपल्स मिलती है हमें, और जो परफॉर्म करते हैं और इवेंचुअली फिर कंपनी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इवेंचुअली फिर करते हैं। जैसे एयर लिंक ने किया, सिटी फार्मा ने किया, लेकिन आईपीओ के दौरान उन्होंने नहीं किया था। जी। है ना? हाँ, सिटी फार्मा भी देखे ना, आईपीओ में हाल 35-40 रुपए तक चला गया था। 54 गया था हाई, उसके बाद फिर नीचे हाँ जी, खड़ा हाँ रहा, जी। वो वहाँ अपने रेट से भी नीचे चला गया था। और इसके बाद कोई खास परफॉर्मेंस थी। अब इवेंचुअली कंपनियां जब परफॉर्म करती हैं, बात ये भी है कि सिर्फ आईपीओ पे नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं, आईपीओ पे सिर्फ बात नहीं होती कि आईपीओ का कोई कसूर नहीं होता। वो उसी तरह उसी फॉर्मेट से होती है। असल काम जो होता है वो कंपनी कितनी, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी दयानतदार है, और अपनी कंपनी को किस तरह लेके चलती है, उनका विजन क्या है, उसके बाद ही कंपनी ग्रोथ दिखाती है। पहले साल के फाइनेंशियल स्टेट में, उसके बाद वो परफॉर्म करना शुरू करती है। खबरें और रिजल्ट क्या कहते हैं सुफियान आज? चलें आप, उसके बाद तो फिर हम डॉक्टर साहब से फिर कंटिन्यूस ही बातचीत करते हैं खबरों पे कि क्या कहता है, क्या हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। खबरें और रिजल्ट्स पे हम आ जाते हैं। तो आज रिजल्ट आया है फातिमा फर्टिलाइजर का, और काफी अच्छा रिजल्ट आया, जिसमें कंपनी ने ₹4.25 का डिविडेंड दिया। इससे पहले ₹2.75 दे चुकी है, तो करीबन ₹7 सालाना जो है वो पे आउट ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है। और रिजल्ट में ₹16.66 की अर्निंग सालाना बेसिस पे कंपनी ने, जहां पहले ₹10.67 थी, वहां ₹16.66 की बहुत एक अच्छी अर्निंग शो की है। और ऑल टाइम हाई पे भी इसी वजह से जा रहा है। उसके टारगेट्स वगैरह भी मोइज ने अपनी वीडियो में जी बताया। जी, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इसके बारे में? ये आरएफओ भी की कंपनी है ना ये। हाँ हाँ, फातिमा वाली, जी जी। जी। या एएसएल भी आरिफ साहब की कंपनी है, फातमा भी उनकी कंपनी है, आरएफ भी कॉरपोरेशन लिमिटेड ए है, जो इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया हुआ है वो भी उन्हीं की है। हाँ, और अच्छा। आरएफ भी लिमिटेड भी उनकी है, जी एएचएल। जी जी, वो ठीक है ना। जी जी, उन्होंने, उनके बंदे ही नहीं कहा था कि गोल्ड चलेगा, इक्विटीज नहीं चलेंगी। हाँ जी, हाँ, एहसन मेहनती साहब ने कहा था कि जो है गोल्ड जो है वो पहली प्रायोरिटी। कम से कम $12,000 पे जाएगा। 6,000, 6,000। हाँ, 6,000 पे शायद, हाँ। 6,000 तो 12 भी हो सकता है इवेंचुअली, मसला नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो हो जाएगा 12 भी, लेकिन हाँ ये। हाँ। हाँ। और प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि सेकंड प्रायोरिटी है, और फिर थर्ड जी जो जी। इक्विटी मार्केट है। तो इक्विटी मार्केट में जो होना था हो गया, वो कह रहे हैं। अच्छा, तो ये इसमें ये बताएं, इसका फातिमा का रेट क्या है, सुफियान बताएं मुझे। 88, 88, 88। ऑल टाइम हाई मारा है अच्छा, तो इसने। ₹100 का टारगेट अभी तो निकल के आ रहा है, इमीडिएट टारगेट ₹100 का। 100 रुपए का, हाँ। वो ठीक है, मतलब है कि जहाँ पे फर्टिलाइजर में तो आपको पता ही है, एफएससी ने भी कमाया है, ईफर्ट ने भी कमाया है, ये फातिमा भी कमा रही है। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है ₹16 अर्निंग के हिसाब से इसका रेट ₹150 हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है ना फर्टिलाइजर कंपनीज का, उसके हाँ, हिसाब से तो 10। ये, जी जी, 10 के मल्टीपल पे हाँ हाँ हाँ। 150 पे इवेंचुअली हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो सबर हम्म। का दामन इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि आजकल के मार्केट आपको पता है कि इन्वेस्टर जो है वो तो बर्दाश्त कर लेता है 3 महीने। ट्रेडर जो है वो कहता है चलो, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो स्टॉप लॉस पे निकल जाता हूँ। लेकिन जो 3 महीने जो फ्रस्ट्रेट करती है उन लोगों को, जो 3 में होते हैं ना 13 में, उनको पता ही नहीं होता कि वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर हैं, तो वो बड़े बचत हो जाते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर डिविडेंड बेस। चलें अगली खबर। जी सर, खबरें इस हफ्ते ज्यादा अच्छी आई हैं और बड़ी खबरें आई हैं, जिसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी हफ्ते की, मतलब जहां से हमने पीएसए दंगल खत्म किया, उसके बाद से तो 1250 अरब बैंकों से जो उधार लेने पर आईएमएफ का एतराज आ गया था, जो जो बेसिकली ये पैसा लिया जा रहा था सर्कुलेटेड रेजोल्यूशन के लिए। तो खैर उस पर फिर मजीद कोई डेवलपमेंट आई नहीं हमारे सामने।
इसके अलावा पाकिस्तान को जो वाजिबुल अदा रकम थी चीन के जिम्मे वो $2 अरब की, तो उसमें 1 साल की मजीद तोसी कर दी गई है। क्या वो लोग इसमें ये सुफियान, ये जो पीछे है ना, इसमें मेहताब हैदर को मैं सुन रहा था, ये जिसकी खबर है, ही इज अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट फाइनेंस के अंदर। तो उसमें उसने बताया कि अभी जो आईएमएफ कह रहा है पाकिस्तान को कि आप जो है ना रेट बढ़ाएं बिजली का, वहां से आप ये खत्म करें सर्कुलर डेट। उसने कहा था कि ये जो इतना आप कर्जा लेने लगे हैं, ये उतारेगा कौन? जी। जी बिल्कुल। तो यानी कि अभी इसी वजह से मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी पूछ रहा था कि अब ये जो खबर आई है इसमें सर्कुलर डेट का उसने कोई जिक्र नहीं किया कि कैसे हल होगा ये मामला, क्योंकि ये मामला फंसा हुआ था। मेहताब बकौल मेहताब के आईएमएफ इसको सीरियसली वो कह रहा है कि इसका कर्ज आपने ले भी लेंगे तो ये उतरेगा नहीं आपसे। जी सर, ये यहीं पे ये सारी बात। अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर उसने एक और बात भी की थी कि फिर आईएमएफ ने इनसे ये पूछा कि फर्ज करें चले हम आपको इजाजत दे देते हैं कि आप ये उतार दें, तो आप ये हमें गारंटी करते हैं कि फिर ये नहीं बनेगा सर्कुलर डेट? तो वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसी मीटिंग में कहा नहीं जी, ये तो 3-4 साल, अभी 5 साल लगेंगे सर्कुलर डेट को हल होने में, क्योंकि वो फिर इकट्ठा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको जो मीटिंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेहताब हैदर ने रिपोर्ट की हुई है। जी जी। तो वो कोई इधर उधर, ये कि शहबाज राना है, एक मेहताब हैदर है, ये कोई इधर उधर की बगैर वजह के नहीं छोड़ते, तो दोनों बहुत क्रेडिबल और जर्नलिस्ट हैं। वैसे और भी डॉक्टर साहब ये जो उधार देने से तो काम नहीं बनेगा ना, वो बिजली की कीमत जी बढ़ाएंगे तभी कोई प्रॉपर वे में एक तरीके से होगा। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी इन्होंने, तो इवेंचुअली वो सब्सिडी खत्म हुई और एक पूरा सिस्टम सेट हो गया पेट्रोल का, लेवी वगैरह लगा के। तो बिजली में भी इन्होंने नहीं करना पड़ेगा, उसका पीक पे पहुंचाने अच्छा, पता पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ सुहेल भाई कि गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती कि मसलन अभी वो खबर आ रही है कि जी 12-15 रुपए कम कर देंगे पेट्रोल का, मतलब आवाम को मरी जाने के लिए और गिलगित जाने के लिए पेट्रोल चाहिए जी जी। है। और मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोल तो आप जिस तरह हिंदुस्तान में महंगा है, श्रीलंका में महंगा है, थाईलैंड में महंगा है, मैं सारी दुनिया में जाता रहता हूँ, पेट्रोल तो बहुत महंगा है हमारे रीजन में। जी जी। तो हम जो है ये, और ये जो जोक दर जोक हमारी मोटरवेज चोक्ड हैं, जैम है हम्म, ईदों पे और छुट्टियों में, और सारी दुनिया नॉर्दर्न एरिया में जा रही है, और वो जो लोग हैं वो चाहे 200 का हो पेट्रोल, 300 का हो, लोगों को इश्यू कोई नहीं है। जी और जी। वो लोग इस खर्च, तो मैं ये कहता हूं कि आप ये बजाय 15 रुपए अभी रिलीफ देने के आवाम को कि आप मरी जाएं और गिलगित जाएं, तो हम्म। आप ये 20-25 रुपए पेट्रोल में ही रहने दें, क्योंकि ये इसी से सर्कुलर डेट उतार दें। उनकी पाकिस्तान में अगर इतने लोग सोचते होते, हुकूमतें सोचती होती, तो पाकिस्तान का ये हाल तो ना होता ना सर। तो ये आप सोच रहे हैं, वो नहीं सोचते ना, नहीं, ब्यूरोक्रेसी। लेकिन बहुत आसान काम है ना, मतलब ये इतना आप बल्ले बल्ले कराने की क्या जरूरत है कि जी पेट्रोल सस्ता कर दिया, वाई? आप इसी रकम से आप ये सर्कुलर डेट उतारें, पॉलिटिकल क्योंकि स्कोरिंग। ये तो देखे ना, ये तो लोग ये देते रहेंगे 25-30 रुपए का, अगर फर्ज करें पेट्रोल ये बढ़ा के टैक्स यहाँ पे रखते हैं, तो ये तो देखें लोगों ने मोटरसाइकिल भी बंद नहीं करनी और कार भी बंद नहीं करनी। जी जी। तो ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, सर्कुलर डेट उतर जाएगा। और आवाम को दूसरी, यानी कि कान को यूं पकड़ने की बजाय आप यूं पकड़ के आवाम को सर्कुलर डेट इस तरह खत्म करके तो आप बिजली में रिलीफ दे देंगे, तो वो जो महंगाई है वो भी बराबर बराबर हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना कि पॉलिटिकल स्कोरिंग भी करनी हो। एक एक ये हो सकता है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी हो। दूसरा ये हो सकता है कि अगर पेट्रोल कम नहीं करते तो बहुत ज़्यादा जो तबका है उस पर असर पड़ जाता है समहाउ। क्योंकि हमारे यहाँ जो जो पेट्रोल अगर कम नहीं होता और चीज़ें बढ़ा के रखी जाती हैं, तो इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है अगर पेट्रोल थोड़ा कम होता है। तो ये देखा गया है पाकिस्तान में। और कभी थोड़ा बढ़ाएं थोड़ा गिराएं, थोड़ा बढ़ाएं थोड़ा गिराएं, तो एक रेगुलर प्रैक्टिस से यूं तो पेट्रोल का मुझे लगता है कि 1.5-2 साल से एक मामला सही जा रहा है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई मतलब निकालें कीड़े। हाँ हो सकता है कि जो हमारी सोच हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन मुझे लगता है पेट्रोल वाला मामला सही चल रहा है, उसमें ज़्यादा कोई। हाँ बिजली की तरफ ये नहीं कर रहे, या ये क्यों कम कर रहे हैं, थोड़ा कम करना चाहिए। जब ज़्यादा बढ़ाने का टाइम हो तो उस वक्त इनको ही काम आ जाएगा। ये तो अब वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ेंगी तो ही सर्कुलर डेट हल होगा। अगली उस पर जाए सुफियान। जी सर, ये नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही थी कि ये रोल ओवर कर दिए हैं चीन ने पैसे, $2 अरब पाकिस्तान के 1 साल के लिए। उसके बाद एक और सर खबर आई थी हमारे पास, जहाँ पे एक्सचेंज फर्म ये देखती हैं कि शायद एंड ऑफ रमजान तक $5 अरब का इनफ्लो आ सकता है रेमिटेंसेस की सूरत में, क्योंकि रमजान के लिए, जक़ात के लिए और फिर ईद वगैरह के लिए लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसे भेजते हैं। तो ये काफी बेहतर खबर हमारे सामने आई थी।
इसके अलावा पीएसओ ने मार्केट स्टडी सिनोपेक और अरामको के साथ शेयर कर दी है, जिसमें बेसिकली ये जो 10 अरब डॉलर की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है, इस पे आया कायम करनी है नहीं करनी, उस पे ऊपर अब सारा मामला पीएसओ की तरफ से आगे बढ़ चुका है सेकंड दूसरी कंपनीज के ऊपर। तो ये ये एक मिनट है, तो ये दो चीज़ों पे डॉक्टर साहब ईदी आ रही है मतलब बाहर से, वो जी 5 अरब डॉलर वो हर साल आती है। इस दफ़ा ज़रा ये नंबर आम होता है हर साल आखिर में, रमज़ान में। तो एक तो ये थोड़ा सा स्पाइक आता है हमेशा हमारा डॉलर में, कि डॉलर आया है बाहर से। और दूसरा ये पीएसओ जो है वो अपनी स्टडी दे रहे हैं सिनोपेक वगैरह को। जी। क्या कहेंगे आप? ये जो स्पाइक है ये तो एक तो इस वजह से भी इस पर ही जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ती इस वजह से भी जा रही है कि आपका जो बाहर जाने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो वो जितने लोग भी पाकिस्तान से बाहर जाते जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली को तो पैसे भेजने ही भेजने। हाँ ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। तो इसी वजह से हमारे ऑफिशियल्स कहते हैं ना कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाएं, हाँ पाकिस्तान में रह के क्या करना है। तो वो हाँ है कि जब बाहर जाएंगे तो इस तरह हमारी रेमिटेंस बढ़ती जाएंगी। हाँ। बात सिर्फ ये है कि जितने अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आप इसको अपनी अयाशी में मत खर्च करें, जो अच्छा। रेमिटेंस है जो बाहर से आती है। ये ये अवाम की अमानत है, मतलब अवाम खून और पसीने की कमाई बाहर से पाकिस्तान को भेजते हैं, तो पाकिस्तान को उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि आगे से आगे इनकम जनरेट करे। यहां पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान उसको अपने खर्चे में एडजस्ट कर रहा है, यानी कि आपने अपनी लैंड क्रूजर्स, मर्सिडीज, पेट्रोल, टायर, ये और अपने फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, 5 स्टार्स ये चलाने ही चलाने हैं। हाँ। और वो जो सारे पैसे हैं वो आपने उससे ये खर्चा करना है जी गवर्नमेंट जी। का। बजाय ये कि गवर्नमेंट इन पैसों को इंडस्ट्री लगाए और इन पैसों से इनकम जनरेट करे, ताकि वो लोग जब, क्योंकि वो देखें कोई अरब मुल्क जो है वो नेशनैलिटी नहीं देता। नहीं देता। वो जैसे ही 40-50 साल के पेटे में बंदा जाता है तो वो लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं और वो साथ ही आपको लात मारते हैं, कहते हैं अपने मुल्क में वापस जाओ सही है। और आप जाएं यहाँ से, अब आप जरूरत नहीं है। जितनी देर वो आपका नींबू का कतरा आखिरी निचोड़ नहीं लेते, वो आपको अपने पास रखते हैं। जैसे ही वो समझते हैं कि अब ये लाइबिलिटी बनने लगा है और हमारी इंश्योरेंस कंपनियों पे अब ये बोझ बन जाएगा, तो उसको लात मारते हैं और कहते हैं चलो जाओ अपने मुल्क वापस। जी। तो वो जब अपने मुल्क वापस आएगा तो अगर उसका मुल्क वही फुकरे का फुकरा होगा तो मैं ये समझता हूँ कि हमने उस आदमी के साथ और उस आदमी की जिंदगी के साथ बहुत सख्त ज्यादती कर दी है। हम्म। और क्योंकि उसने सारी जिंदगी वही बात है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि यार मैंने 20 साल हो गए हैं, करोड़ करोड़ रुपया साल का टैक्स दे रहा हूँ, तो आखिर में एक गोली डिस्प्रिन की नहीं मिलती अस्पताल में कोई, या किसी जगह पे आपको कोई प्रायोरिटी ही नहीं मिलती। या मैं कहूँ कि चलो मैं अस्पताल गया हूँ तो वो चलो अमला ही जो है इस्तकबाल कर ले मेरा, कि या चलो यार एक टैक्स पेयर आया है, ठीक है ना। सही है। आप में और वो जो फुकरा आदमी है उसमें कोई फर्क नहीं है, वो भी लाइन में लग जाता है, आप भी लाइन में लग जाएंगे सरकारी अस्पताल में जाके। सही बात। नहीं तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके करोड़ों रुपए का इलाज कराएं, तो वहां पे भी कोई पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो मैं ये सिर्फ पूछता हूँ कि यार ये मेरे से जो आपने इतने करोड़ रुपया टैक्स लिया हर साल, इसका क्या मतलब, ये तो फिर आपने अपनी यशी की ना, मुझे क्या दिया। जी जी। एक ये बात होगी। इसी तरह वो जब वो बंदा जब वापस आता है बाहर से, वो तो उसकी तो बेचारे हड्डियों में भी जान नहीं रही होती, वो ना मसल मास होता है उसमें, वो तो 100 बीमारियां लगा के वापस आता है, उतने बुरे हालात में वहां पे हेल्थ कंडीशंस में रह रहा होता है, शेयरिंग के अंदर। और मतलब कितने मुश्किल हालात में जो ये दुबई यूएई वगैरह में लोग रह रहे होते हैं, हमारे जो सही बात। मिडिल क्लास और जो वाइट, इवन जो लो जो वाइट कॉलर जो जॉब्स कर रहे होते हैं, वो हम्म। बेचारों की इतनी वो 5-6 हज़ार दिरहम पे या 7 हज़ार पे कर रहे होते हैं, उसको तो उतना हो ही नहीं है कि वो अपना सेपरेट घर वगैरह ले सकें, वो शेयरिंग वगैरह पे रह रहे होते हैं। और वो 20-20 साल इस तरह गुजार के फिर वो जब वापस आते हैं तो वो तो फिर वहीं के वहीं बेचारे होते हैं। तो हम्म। मैं ये समझता हूँ कि वो जो इनको ये हमेशा जितने इकोनॉमिस्ट होते हैं वो तजवीज देते हैं कि यार ये तो लोगों की इमानत है, इसको आप अपनी यशी पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसका कोई ना किसी ना इस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ता है इस क्वेश्चन से, और ना ही पॉलिटिशियंस को पड़ता है। वो कहते हैं यार तुसी साढ़े कीड़े ही काटते रहते। नहीं, वो सारा पैसा जो डॉलर है उससे वो इंपोर्ट कर लेते हैं और डॉलर ख़त्म हो जाता है। और जो ह्यूमन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग लगातार, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है हमारी वो ह्यूमन एक्सपोर्ट है, जो हम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और वहाँ से डॉलर आता है। और उसके अगेंस्ट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई उनके लिए जो इवेंचुअली कोई चीज़ उनके लिए है नहीं, ना अस्पताल ना इंश्योरेंस। एक बात सुहेल भाई आप याद रखें, अभी देखें इस वक्त तो सारी दुनिया पुरसकून चल रही है, लेकिन ये जो ट्रेड की टैरिफ वॉर चल रही है ना, इसके नतीजे में अगर ये मुल्कों ने अपने अपने जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, डाउन रीस्टार्ट साइजिंग। कर दिया। जी जी। नहीं नहीं, डाउन साइज जोड़े,
रीसेट कर दिया अपने आप को, क्योंकि इकोनॉमी का पहले एक स्ट्रक्चर था कि अमेरिकियों की अय्याशी चल रही थी दुनिया में और सारी दुनिया अपना माल अमेरिका फेंक रही थी। जी जी जी। और अब हर मुल्क उस कमाई से डॉलर आ रहा था और हर मुल्क अपनी अपनी यशी कर रहा था। यूरोप अपनी यशी कर रहा था, चाइना अपनी यशी कर रहा था, थाईलैंड अपनी यशी कर रहा था, वियतनाम अपनी यशी कर रहा था, इवन जी। पाकिस्तान अपनी यशी कर रहा था, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। सही है। अगर अगर वो जो दरवाजे सारे उसने बंद कर दिए ट्रंप ने, और वो जिस तरह उसने कहा कि जी तुमने 50 लगाया, मैं 200% ड्यूटी लगाता हूँ, और वो एल्यूमिनियम भी खत्म, वाइन भी खत्म, शराब भी खत्म, वो अमेरिका हर चीज अपनी खुद बना लेगा। इतनी क्या, शराब में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना शराब बनाना, वो जी। अमेरिका अपनी बना लेगा। वहां वही। पे भी ग्रेप्स बेतहाशा उगते हैं। सही तो है। वो यूरोप से नहीं मंगाएगा, वहां पे स्विट्जरलैंड से और डेनमार्क से वहां पे नहीं मंगाएगा, और ये ऑस्ट्रिया वगैरह से वाइन शाइन जो है। तो ठीक वो है। ये सारे जो है, ये फिर आप ही पी पी के धोते होंगे। सही है। तो एक तो इनकी इकॉनमी खराब हो जाएगी, दूसरा मजीद खुद पी पी के धुत होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह मैं आपको हमेशा बताता था, वो एक दोस्त था, वो हमेशा कभी सिगरेट खुद नहीं लेता था। हाँ जी जी। तो वो आता था तो हमसे सिगरेट मांगता था, तो हम उसके आने से देखते थे दूर से आ रहा था, हम फटाफट जो 2-3 सिगरेट होते थे ना, वो लगा के तो खुद ही फूक रहे होते थे। ताकि वो मांग ना ले। जी जी। हाँ, तो वो है कि वो वाला सीन है, अब तो वो वही ना, सारे तो खुद ही इवेंचुअली तो धुत डाउन होंगे। साइजिंग शुरू हो जाएगी ना पूरी दुनिया में। जी। और फिर तो आपका जो, उसमें, हाँ, तो उसमें अगर ये वापस आना शुरू हुए लोग। वही वही मैं कह रहा था, वही आहो सर, मैं वही कह रहा था, डाउन साइजिंग होगी अगर टैरिफ वॉर के बाद, तो फिर इवेंचुअली जो हमारा ह्यूमन एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगा। और फिर और लाले पड़ जाएंगे। क्या हुआ? और ये जो खबर आई है पीएसओ की, ये जो अपनी स्टडी दे रहे हैं सऊदी अरामको को और सिनोपेक को, ये क्या मतलब है सर? ये इसका क्या मतलब है? सर वो उनका कह रहे हैं कि आप ये हमारी जो PRL और NRL के अंदर लगाएं, पैसे लगाएं, या आप नई रिफाइनरी लगा लें। अच्छा अच्छा। जो मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग लगाएंगे। नहीं लगाएंगे ये लोग? अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक तो ये वजह है कि इन्होंने उनको तजवीज़ दी थी कि आप ग्वादर में कायम करें। अच्छा अच्छा। तो ये आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर तो बेचारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन में कोई भी मुल्क अपने आप को वहां पे बलूचिस्तान के अंदर सेफ समझेगा। हाँ, बलूचिस्तान में अनवर मकसूद साहब कहते हैं ना, उनका खोया बहुत पसंद है वहाँ पर। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का खोया बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला, खोया तो बलूचिस्तान में होता नहीं है। बोला वहाँ जो बंदा खोया है वो मुझे बड़ा पसंद है। तो जी जी बिल्कुल, चलें आगे चलें सुफियान, नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट खबर हमारे पास आ रही है, जो ये आ रही है सर, अभी हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए, लेकिन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नो न्यू पावर सरचार्ज ऑन कार्ड्स, क्लैरिफाइज एनर्जी मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की बिजली के सरचार्ज वगैरह नहीं बढ़ रहा है। बाकी इसके अलावा जो लोकल और इंटरनेशनल दोनों फर्म, जो ऑयल फर्म्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन फर्म्स, वो ये एक्सप्रेस करती हैं कि आगे आने वाले कुछ 3 सालों के अंदर गालिबन $5 अरब की कंट्री की एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्ट शो कर रही है इन्वेस्टमेंट का। तो ये E&P सेक्टर के लिए काफी ज्यादा बेहतर खबर सामने आई है हमारे पास। इसके कौन अलावा कौन शो कर रहा है? ईएनपी फर्म? E&P फर्म्स लोकल और इंटरनेशनल मूलिंग अच्छा। इन्वेस्टमेंट $1 एनर्जी सेक्टर के अंदर अगले 3 सालों में। सही है। इसके स्टेटस को मेंटेन रहा। इस हफ्ते हमने उस पर बात भी कर ली, 12% का इंटरेस्ट बिल्कुल रेट चेंज रहा बिल्कुल। है। इसके अलावा जी रेमिटेंस, अभी जो हम बात कर रहे थे, तो जो फरवरी के महीने के अंदर आए हैं उसमें 3.1 बिलियन डॉलर हमने रिकॉर्ड किया है। 3.8% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज है, जो कि काफी बेहतर बात है। इसके अलावा जो कार सेल्स हैं सर, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 24% से इंक्रीज हुई है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने देखा है कि 29% की गिरावट कार सेल्स में हमें नजर आई है। ये तो साथ अभी, ये जो कार सेल्स है ना, ये तो अभी अभी जाहिर बात है, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा अभी इकोनॉमी थोड़ी खुली है, तो इवेंचुअली वो आहिस्ते से ग्रेजुअली ग्रो हो जाएगी। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है कार सेल्स के बारे में? और ये $5 अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो जरा खोलें 5 अरब वाली न्यूज़ जरा पीछे। ये ये कुछ इंटरेस्टिंग है एनर्जी सेक्टर की। 5 अरब लोकल एंड इंटरनेशनल। एक तो गाड़ियों की जो सेल है वो इतनी ज़्यादा स्पाइक नहीं कर रही है कोई ख़ास। आगे पिछले महीने खबर थी कि गाड़ियों की सेल बेहतर हो रही है। जो फाइनेंसिंग है, कार फाइनेंसिंग, वो भी बेहतर हो गई है। लेकिन इस दफ़ा जो डाटा आया है या बातें आ रही हैं कि इतनी ज़्यादा स्पाइक उसने नहीं किया। और ये खबर है आपके सामने, लोकल इंटरनेशनल, ये दो खबरें हैं डॉक्टर साहब, बाकी तो हमने बात कर ली है जो अभी तक जो सुफियान ने कही है। क्या कहेंगे सर? यार इसमें एक गाड़ियों वाली तो बात है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग गाड़ियां ज़्यादा लें, क्योंकि जब आप गाड़ियां ज़्यादा बनाएंगे, गाड़ियां ज़्यादा आएंगी, तो वो आपकी जो इंपोर्ट बढ़ेगी, और इंपोर्ट बढ़ेगी तो आपके डॉलर पे प्रेशर आता है। तो और ये कोई इतनी प्रोडक्टिव काम तो है नहीं है कि मैं कहूँ कि इससे आपकी GDP बढ़ रही है या आपकी कोई हाँ बड़ी सही बात कमाई है। बढ़ रही है। तो ये तो अय्याशी वाली बात ही है ना।
कि वो अभी आपने, मैं कहूँ कि चलो जी उन गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं, लीज आम हो गई है, तो मैं अपनी गाड़ी बदलूं, नया मॉडल लूं, ये करूं वो करूं, तो ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों की बातें हैं ही। तो हमारे जैसे गरीब मुल्क में तो हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। सही तो बात है, इतनी अच्छी कोई वो बात नहीं है। हाँ। तो वो कॉन्स्टिपेटेड प्रोडक्शन जारी रखना चाहते हैं गवर्नमेंट वाले, और गवर्नमेंट वाले कभी भी इनको इनकरेज नहीं करते कि भाई आप ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो जी और उसके साथ साथ फिर ये है कि उसके बावजूद ये जो एसयूवी मार्केट है, इसके अंदर तो 8-10 प्लेयर और आ गए हैं, और ये आने जा रहे हैं, और जी कोई जी साथ ईवी वाले भी आ रहे हैं। तो इस वजह से जो ये जो लिस्टेड कंपनियां तो दो चार ही है ना, जी जी। तो वो उनकी फिर ऑब्वियसली उनकी सेल्स के अंदर कमी होती है। तो जो सबसे यानी कि बेहतर जो कंपनी है वो इंडस है। वो आप देखें उसकी सेल्स जो है वो वहाँ पे कायम दायम है, और उसका उसका रेट भी। असर में, डॉक्टर साहब, इंडस का जो है ना वो क्लाइंट बेस बड़ा स्ट्रांग है शुरू से अभी तक जी ना। जी, वो तो वर्ल्ड वाइड नंबर वन ब्रांड है ना। तो उसका उसका रेट भी बड़ा स्टेबल है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह जो एटलस होंडा है, वो जो उसमें हर बंदा जो कहता है मैं तो होंडा ही लेसा, जी तो जी। वो जो एटलस होंडा मोटरसाइकिल वाले है वो भी बहुत तगड़े हैं, और हम्म। उसकी भी रेट खड़ा है, और उसकी भी सेल बढ़ती जा रही है जी जी। दिन ब दिन। हालांकि कितने चाइनीज ब्रांड्स हैं मोटरसाइकिल के, और ईवी ब्रांड भी आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी बेतहाशा आ गई है, और स्कूटीज भी आ गई हैं। तो लेकिन है कि फिर भी जो एटलस होंडा है, और इवन एटलस होंडा भी आपको पता है अपना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निकाल रहा है। जी जी, ये निकाल चुका है मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरा जी जी ये बात भी, इनका मार्केट शेयर वहीं का वहीं है, अच्छा है। तो ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, एटलस होंडा हो, होंडा कार हो, इंडस हो, और बाकी जो बाकी जो जितना हिस्सा बचा हुआ है उसमें सारे ये गुत्थम गुत्था चल रहे हैं, जी हेवल जी और जी। किया और सब चेरी हेवल ये सब अब लड़ाई करेंगे आपस में। लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरा कंपटीशन टाइट है। अच्छा, जी। तो दूसरी खबर क्या थी जिस पे बात कर रहे थे? दूसरी खबर है, 5 अरब डॉलर की जो है ना वो देख रहे हैं एनर्जी पाकिस्तान के अंदर। हाँ, अब वो कि पाकिस्तान में देखे ना, पिछले 20 सालों से ये एक्सप्लोरेशन पे काम ही कोई नहीं हुआ हुआ था। तो खबर सामने ले आओ जरा। हाँ, एक्सप्लोरेशन में काम ही नहीं हुआ, बात सही है। हाँ, तो अब वो है कि जहां जहां पे भी प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे पास है, ये गैस के, ऑयल के, शेल गैस के, तो ये कोशिश करेंगे उसको टैप करने की। तो वहां पे उसके लिए ऑब्वियसली ये जो एक्सप्लोरेशन वाला काम महंगा काम है, आपने देखा ही है। हाँ हाँ। APUL का कितना खर्चा बढ़ा है, माड़ी का कितना खर्चा बढ़ा है, ये सारों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं ना। हम्म। तो ये तो वही वैसे वैसे डॉक्टर साहब, इस सेक्टर में जगह भी बहुत है और ये करना भी चाहिए। ये वो काम है जहाँ प्रोडक्टिविटी होगी। ऑयल के अंदर तो पता नहीं इतनी होती है, लेकिन गैस के अंदर प्रोडक्ट भी है पाकिस्तान में। तो मतलब इधर भी होगा, ड्रिल बेबी ड्रिल। हाँ जी, ड्रिल बेबी ड्रिल। चलें जी, आगे चलें। जी सर, नेक्स्ट हमारे पास खबर आ गई है कि रेमिटेंसेस जो है वो इस साल, रेमिटेंसेस को इस हफ्ते ज्यादा सेलिब्रेट किया गया है, और इस साल 36 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के ऑल गरीबों का पैसा है ना, वो सेलिब्रिटी होता है बेटा। टाइम। चलो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सवाल उठाया गया कि एक मरतबा के लिए लागू किया गया सुपर टैक्स क्या कयामत तक चलेगा। ये सुप्रीम हाँ, कोर्ट में सवाल उठाया था, तो ये जरा हमने देखा कि इस हफ्ते एक सवाल आया इसका सुप्रीम जवाब सुपर यही टैक्स। है कि इसका जवाब ये है कि क़यामत के बाद भी चलेगा, तक नहीं। चलो, जवाब भी आ गया। चलो कि क़यामत तक चलेगा तो क़यामत के बाद भी चलेगा। एक दफा सुपर टैक्स या कोई चीज़ हाँ, लगा जाती है तो जन्नत में भी हाँ, पाकिस्तानियों को ना टैक्स देना पड़ेगा ये वाला। वो उसी रेट पे स्टेबल तो हो सकती है, पर कम होता हुआ हमने आज तक देखा नहीं है। चलें। जी जी जी। ठीक है सर, नेक्स्ट आया था मूडीज ने जो पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर की वो है रेटिंग, वो स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है, और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 3% से ग्रो कर सकती है इस साल 2025 के अंदर। वेरी इसके अलावा सिमेट्री ग्रुप के बारे में खबर आई थी, उसने प्लान किया है अपना एआई सब्सिडरी जो कि बिटफाई के नाम से है, उसका एक आईपीओ लॉन्च करे, जो कि 2 अरब रुपए करीबन रेस करने की तरफ ये जा अच्छा, रहे हैं। ये जो खबर है ना, जो सिमेट्री की है, ये इनका जो पिछला रिजल्ट आया था जिसके अंदर उन्होंने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग दी थी, ये उसी वक्त की खबर है और ये दोबारा नए पैकेट में आई है। और इससे पहले वाली खबर आपने क्या बताई, जो इससे पहले वाली खबर थी मूडीज, और मूडीज, ये जो मूडीज अप एंड डाउन करता रहता है पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर। 2008 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी बैंकों ने आउट परफॉर्म किया है पूरी दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्री को। तो इसके अंदर ही कोई नई बात नहीं है, हमेशा ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करता रहता है। आगे चलें थोड़ा सा, कोई ऐसी खबर जिसके नेक्स्ट अंदर। आया था एसआईएफसी ने ग्रीन लाइट कर दिया 28। हाँ, ये इसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब से लेते हैं कि 28 अरब डॉलर की प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दिया है एसआईएफसी ने। बूट्स, सर जी, बूट्स। जी। और लास्ट तो वीक ऐसी इसमें की ऐसी कि बूट्स विल रिमेन देयर, तो वो पब्लिक हाँ नाराज जी। थोड़ी होगी। अच्छा, वो पब्लिक पता नहीं क्यों नाराज होती है। वो वाली पब्लिक सर, वो जिसको आपने कहा था सॉरी पीटीआई।
अच्छा। वही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं बेचारे। क्या क्या यार, ये को एग्जिस्ट करने की पॉलिसी है, ये थोड़ी है कि आपने एक को निकाल देना और एक को दूसरे को ले हाइब्रिड आना। हाइब्रिड निज़ाम बनाओ, ये तो चलाओ ना इस तरह, ये तो और यही चलेगा, यही यही चलेगा। चलेगा। और ये तमाम जितनी दुनिया मुस्लिम ममालिक में मुझे बता दें कहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये कोई हाँ, मुझे एक मुल्क निकाल के दिखाएं। वो अमेरिका भी सीआईए चलाता है पूरा, वो तो सही बात है, सब कुछ उसको पता है। छोड़ दें, मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ ना। हमारा इस्लाम जिंदाबाद है ना, खतरे में जो रहता है सारा वक्त ही। लेकिन एक मुझे बताएं कि किस मुस्लिम मुल्क में फुल डेमोक्रेसी है? हाँ सारी सही जगह बात पे है। या किंगडम है या ये हाइब्रिड निजाम है। कोई ना कोई दुनिया में एजेंसी ही चला रही थी, चाहे इंडिया हो, हाँ जी। रॉ चलता है, सब जगह चलता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये जो भिफरी हुई आवाम है, ये जो और आवाम बगैर वजह के बिफर जाती है, फिर वो हर जगह पे वीजे भी बंद करवाते हैं अपने। तो यूएई वाले भी कहते हैं कि तानू की तुसी कौन लोग हो। हाँ, कौन लोग हो तुझे, और जितने भी इनकलाबी लोग हैं, ये सुन लें, आज भी डॉक्टर साहब कह हाँ। रहे हैं, बूट्स विल रिमेन देयर। जी के और सर। को एग्जिस्ट करना सीखें दुनिया में। यहाँ मतलब पे दुनिया में लड़ाई लड़के कोई जिंदा नहीं रहता। बर्दाश्त करें, कंप्रोमाइज करें और एक्सेप्ट करें रियलिटी के, बाप बाप होता है। चलो आगे चलो। चलो साहब, नहीं ये जो खबर है उस पर बात करें कि 28 अरब डॉलर। अच्छा, अब इसमें ये क्या देखे ना, ये रिक्विडिक का है, फिर और ये कह रहे हैं इसके किस किस प्रोजेक्ट के अंदर कह रहे हैं डैम बनने डायमर हैं और बादशाह डायमर हाँ। बादशाह डैम है। इसके अलावा नीचे बहरेन, यूएई, ये सारे लोग जो है दुनिया दूसरी। जब आएगी फिर देखेंगे, फिलहाल तो 2 साल हो गए हैं, फिलहाल तो कोई डॉलर नहीं आया। डॉलर नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई लोग आएं और इन्वेस्ट करें, खासतौर पर ये जो वो आगे इंटरनेशनल। एग्रीकल्चर में भी वो कह रहे हैं कि इन मुल्कों को क्या पाएं हमारे साथ आके फार्मिंग करें और पैसा लगाएं और हम ये सहरा को ग्रीन करें, ठीक है ना। इसी तरह ये जो लिक्विडिक में भी वो कह रहे हैं कि आएं आप शुरू करें। और उसमें भी कह रहे हैं, तो जहां पे आप देखें, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, उससे पिछली बार भी बताया था कि बलूचिस्तान में ये जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, ये हुकूमत भी सारा वक्त टाइट लिप्ड रहती है, ये कोई लिबरेशन शिबरेशन कुछ नहीं होता, सब बकवासबाजी है। ये दो मुल्कों की कोल्ड वार चल रही है, वहां पे मिनरल्स के ऊपर डील करने की और कब्जा करने की। दो मुल्क पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि वो कह रहा है हमें दे दो, वो कह रहा है हमें। आखिर में जो भी जीतेगा हमें पता चल जाएगा कि उसको मिल गया। सही है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर डॉलर आ नहीं रहे, और ये सारी बातें जब तक होता नहीं है। ये सब अभी बातें, हाँ ये चलो सब अभी नेक्स्ट, बातें क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट सुफियान, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट की हम बात कर रहे थे अभी ऑयल प्रोडक्शन की, जहाँ पे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये होना चाहिए। तो ओजीडीसी ने पुराना एक इनका प्रोडक्शन सेक्टर था, जो एक वेल थी राजन 11 के, उसको दोबारा रिवाइव कर लिया और हैवी ऑयल प्रोडक्शन वहां से निकलती है। तो ये ओजीडीसी के लिए काफी ज्यादा बेहतर खबर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर प्राइस भी काफी स्टेबल हो गया है। इसके अलावा आईएमएफ की तरफ से रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर दिया गया था, लेकिन अब रेवेन्यू का जो टारगेट है वो आगे खबर में हम देखेंगे उन्होंने कम कर दिया है। बाकी ईपीसीएल की तरफ से भी एक खबर आई थी कि उन्होंने हाई टेम्परेचर का डायरेक्ट रिवर्जनेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है, जिसकी वजह से जो कंपनी की एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा ईपीसीएल का। सही है। इसके अलावा जुलाई से फेब तक की जो टैक्स कलेक्शन है वो शॉर्ट टारगेट, मतलब जो टारगेट है उससे शॉर्ट हो गई और गिर गई है। एफबीआर हम्म। की तरफ से उतना टारगेट कलेक्ट नहीं कर पाया, मतलब उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा सीमेंट के रिलेटेड खबर आई थी कि जो प्राइसेस है वो नॉर्थ रीजन के अंदर सेट टू इंक्रीज, नॉर्थ रीजन में ये ये खबर है कुछ, ये डॉक्टर साहब, सीमेंट की प्राइस इज सेट टू इंक्रीज। हालांकि जो है कोयला भी कम हो रहा है और फर्नेस ऑयल भी कम हो रहा है, और उसके बावजूद ये जो ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो जी। सेट टू इंक्रीज फिफ्टी तो ये रुपीज पर बैग। जब कार्टलाइजेशन होती है उसका ये फायदा तो होता ही है कि आपने साझा है देखें, 2 4 5% की तो इन्फ्लेशन बढ़ ही रही होती है ना हर साल, तो वो आपने उतना तो अपने मार्जिन को सस्टेन करने के लिए ये चीजें तो करनी इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने बैग की प्राइस बढ़ा दी। हाँ वो अच्छा, तो तो हर साल जिस तरह दवाइयों की प्राइस बढ़ती है इसी तरह हर चीज का ये जो महंगाई फिर वही बात होती है कि ये थोड़ी है कि वो 100 रुपए की चीज मिल रही थी तो अब आइंदा 50 रुपए की मिलनी शुरू हो जाएगी। मार्जिन 100 रुपए की, बढ़ाते हैं। हाँ, वो बढ़ते जाते हैं। वो 100 की जगह 110 हो जाएगी, बजाय पहले 100, पहले 25 होती थी, अब 110 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सच कोई नॉर्मल मामला, आगे चलें भाई। जी। और उस वो जो टारगेट की बात, जो टैक्स टारगेट की बात है, वो तो एक और खबर भी आ गई ना कि जी जी, मैं आगे जो, कहता हूँ। हाँ ये कहा है कि पाकिस्तान और आईएमएफ का टैक्स हदफ कम और मालियाती फ्रेम पर नजरसानी पर इत्तेफाक। हाँ, वो अब पिछले हफ्ते हमने बात करी इस बात पे कि वो आईएमएफ ने थोड़ा बहुत जगह देगा पाकिस्तान को, जगह दे दी है फिलहाल पाकिस्तान को 600 अरब डॉलर, जी। 600 अरब रुपए का। और एक्स्ट्रा जगह दिया क्योंकि ये जो क्लाइमेट वाला 1 बिलियन, तो ये तो प्लस है जो आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। जी जी जी। तो जी ठीक है, इसका मतलब ये खींचातानी थोड़ी बहुत तो आईएमएफ चलाएगा इस तरह, और टाइट रख के आगे। नेक्स्ट हमारे पास खबर आई थी जहाँ पे आज मीटिंग हुई है पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के बारे साथ,
जिसमें जीएसपी प्लस स्टेटस को डिस्कस किया गया है। इस पर सारी बातचीत हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की, ईयू की एम्बेसडर से, तो उस पर मजीद कुछ डेवलपमेंट आएगी तो इंशाल्लाह बताएंगे। बाकी गुल अहमद ने एक खबर आज आई है गुल अहमद की तरफ से मटेरियल इन्फॉर्मेशन की, 4 सब्सिडरीज ये लाने जा रहे हैं, एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्सटाइल बिजनेस में डाइवर्सिफाई होने जाता हो सकता है इनका जो बिजनेस है गुल अहमद का। एक इस और भी इनकी पहले खबर आती थी कि ये इनका अपना आईपीओ लेकर आएंगे, वो अभी तक लेकर नहीं आया, और ये आइडियाज सब्सिडी आ का गई आइडियाज का। आइडियाज का वो अभी तक पता नहीं आया नहीं आया ये है। अंडर परफॉर्मिंग ही है ये जरा। बिल्कुल। इसके अलावा मिनी बजट अनलाइकली, जो आईएमएफ ने अब सेटिस्फाई हो गया आईएमएफ चूंकि, और नया कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा, और टैक्स जो जो टारगेट है वो भी कम कर दिया, तो इस वजह से अब मिनी बजट की भी ये कोई जो बात। नीचे लाइन आईएमएफ कॉल फॉर रिमूवल ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सोलर पैनल्स। डॉक्टर साहब ये एक तो हमने वो पता है कि आईएमएफ जो है वो जो टारगेट जो उन्होंने दिया था वो पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स दे दिया है, मिनी बजट इसलिए आएगा नहीं। तो ये अब जो आईएमएफ कॉल फॉर रिमूवल ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स। जी, जब ये बजट में कॉल ऑफ कर लेंगे ना ये सारी एग्जाम्पशन। अच्छा, एग्जेम्पशन जो दी हुई हैं उसको कॉल ऑफ कर देंगे। और जो अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वो खबर है वो अभी तक मेरे ख्याल आपने पढ़ी नहीं है, या लोगों को इतना पता नहीं चला कि ये जो इतने सोलर प्लेट्स लगी हैं घर घर पे फैक्ट्री फैक्ट्री, हाँ। उसके अंदर सीधा 8-10 रुपए यूनिट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, जो ले गए अपने पास, उसकी रिड्यूस कर दिया। ये जो गवर्नमेंट जो परचेज कर रही थी ना नेट जी मीटरिंग में, जी जी जी। तो अगर 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 वो चीज 18 रुपए का यूनिट परचेज कर रही थी तो कीमत उसकी 10 रुपए कर दी है, तो उसको 8-10 रुपए पर यूनिट फर्क पड़ जाएगा। और अब ये है कि बहुत कम उसको फायदा होगा, यानी कि आगे आगे ये था कि जो वो क्या कहते हैं पे बैक पीरियड था ना, सो आपने 20 लाख का लगा लिया ये सारा सोलर यूनिट घर के ऊपर, या सही 15 लाख का लगाया, 10 लाख का, तो जो पे बैक था वो 1.25 साल पे था तकरीबन। सही है। तो अब वो 4 से 4 साढ़े 4 साल का हो जाएगा पे ये बैक, आ यानी गई ना अब खबर। अब अब आपको, हाँ अब आपको इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब आपको इतने पैसे मिलेंगे नहीं, इतना रिबेट मिलेगा नहीं गवर्नमेंट से। मेरा ख्याल है कि वो शायद ज्यादा बेहतर हो जाए, लोग अपनी अपनी बैटरियां लगा लें, गवर्नमेंट को बेचना बंद कर दें। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे ड्रास्टिकली चेंज द नेट मीटरिंग पॉलिसी। अच्छा, इस ये डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वही है, सिलेज बेनिफिट्स फॉर न्यू सोलर पैनल। अब जो नए सोलर पैनल ओनर होंगे उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अंदर कंफ्यूजन है, आप देखिएगा, वो बाद में एक और बहस छिड़ जाएगी कि जी एग्जिस्टिंग वालों को भी ये करें। नहीं, एग्जिस्टिंग वाले तो जितना ले सकते थे ले गए, लेकिन शायद उनको आइंदा से नहीं मिलेगा मेरे ख्याल। वो तो हाँ, हमें। वो जिस तरह आईपीपीस का था ना हाइब्रिड सिस्टम, हाँ हाँ। वही ये सोलर वालों को होगा, जो आपने पहले ले लिया खा लिया कोई बात नहीं, अब आइंदा से आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ टाइट किया है हाथ, जो कि मज़े आ रहे थे सोलर वालों के, वो थोड़े मज़े जी जी, खत्म वो हो गए। खत्म हो गए हैं, जी। बिल्कुल खत्म हो नेक्स्ट चैलेंज सुफियान। जी सर, नेक्स्ट और आज की आखिरी खबर है, अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उससे पहले ही आई है, जहां पर आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। और गए। माशी और इक्तिसादी बहाली पर आईएमएफ मुतमईन है और हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। $1 अरब जो है वो हमारी किस्त होगी, और दूसरा जो अरब है वो हमारे को मिलेगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर। हाँ, इट ये वॉज परफेक्ट टाइमिंग कि वो वीकली क्लोजिंग है, एक लाख ब्रेकआउट नज़र आ रहा था, और यही खबर का इंतज़ार भी था, तो ये सब जो है वो बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म की एक खिचड़ी बन के सामने आ गई है। बेहतरीन डिश बन गई है जो कि ब्रेकआउट को मज़ीद पॉकेट देगी और ऊपर जाने का इंडेक्स का चांस है। डॉक्टर साहब ये थी कुछ खबरें हमारे सामने। तो ओवरऑल ठीक ठीक ही है, खबरें इतनी ना कोई बुरी हैं, बहुत पॉजिटिव नहीं है, और जो मेन सेंटर ऑफ अटेंशन है वो आईएमएफ ही है। और यहाँ से अभी जो लास्ट खबर है वो आखिरी खबर भी और अच्छी खबर भी, और इवेंचुअली इसी का इंतजार था लोगों को। तो अब आप क्या समझते हैं, आईएमएफ ने भी हाँ कह दिया है, जो होना ही था इवेंचुअली, क्योंकि जब हम शुरू में ही एक आईएमएफ के साथ जुड़ गए थे 36 महीनों के लिए, तो वहीं से सबको उम्मीद थी कि अब 2-3 साल तो पाकिस्तान सीधा डिसिप्लिन चलेगा, और ये खबर भी आ गई है, इंडेक्स भी ब्रेकआउट पे है। तो हूँ सीखी समझिए सर को होने वाला 1.5 लाख इंडेक्स, 2 लाख इंडेक्स। समझे ये कि आपके अभी भी दो मेजर प्रॉब्लम्स आपके ऊपर जो है ना उसका साया चल रहा है। एक तो ये है कि ये जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये कंट्री में ठीक नहीं है, ना केपी में ना बलूचिस्तान में। और यहाँ पे ये दोनों, और ऊपर से ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है यूएस ने, ठीक है। और कि भाई ये आप और उसके बाद जब यूएस जारी करता है तो आप ये देखिएगा कि बाकी सारे दूसरे मुल्क भी शुरू हो जाएंगे कि जी इधर अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, कोई रोज अगवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप ये फॉरेनर्स को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देने में फिर फिलहाल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है।
सही और है। वो इस वजह से वो पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुता खोल रहा था और वो दौरे कर रहे थे, वो फिर रुक जाएंगे, यानी कि वो कॉशियस हो जाएंगे। तो ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ है कि भाई इसमें तो एक ये, यानी कि ये पाकिस्तान को प्रॉब्लम देगी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है एक। और दूसरा, ये जो को एग्जिस्ट करने पे लोग नहीं मान रहे, इतनी सियासी पोलराइजेशन है। हाँ और ये तो है। और चोरी चिकारी, वो तू चोर मैं चोर, तू चोर मैं चोर, ये इतना ज्यादा है। ये इवन मतलब अब ये देखिए कि ये जो अभी ये जो ट्रेन हाईजैकिंग का इंसिडेंट था, इसके अंदर भी पॉलिटिक्स लोग ले आते हैं। जी जी। मतलब कि कम से कम उसी टाइम पे दुनिया एक हो जाए कि यार ये हमारे मुल्क पे हमला हो गया है, तो आप सारे एक हो जाए कि भाई इनको तो बख्श, इनको इनसे तो निबड़ो, ये लोग जो हाँ दहशतगर्द हैं। ठीक है ना। पहले इकट्ठे उसके होके, अंदर जी भी जी। वो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि तुसी कीता है। हाँ अंदाजा लगाएं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को कह रही है कि तुसी कीता है, ਤੁਹਾਡੀ वजह ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हल्लाशेरी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ है। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आगे वो कह रही है कि ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ नहीं, तो ये नहीं कीता, तो ਤੁਸੀਂ लाशा छुपा लेती हैं, तो ये मतलब कि ये कोई बहस करने वाली बातें हैं। सही है, साथ मिलकर इतना चलती मुल्क, हैं। इस तरह किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता, जो जिस तरीके से पाकिस्तान में ये पोलराइजेशन हो रही है, लोग एक दूसरे को, सीधी बात है, कुत्ता कुत्ता ही कर रहे हैं ना, नहीं तो कोई किसी को। वो लोग कहते हैं सर, जिनको आप मुखातिब कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं तो ऐसा इलेक्शन भी तो कहीं दुनिया में नहीं होता ना। यार फिर मैं वो कह रहा हूँ कि फिर वो मुझे एक मुल्क में दिखा दें, मुस्लिम मुल्क जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, मुझे एक मुल्क का पहले नाम बता देना सारे, ये हमारे कमेंट्स में लिख दें कि लो जी फलां मुल्क में डेमोक्रेसी है। चलें जी, डॉक्टर साहब ने कहा आप बताएं कि जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो सिलसिला चला है जिस पे पब्लिक नाराज़ है, वो वाली पब्लिक जो हमेशा नाराज़ रहती है, फॉर्म 45 वाली, फॉर्म 47 वाली तो खुश है। मैंने खुद मैं एक दूसरे, ये भी मैं क्लियर कर दूं, मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया हुआ है, इसी इलेक्शन में वोट दिया, उससे पिछले अभी तक जितने मैंने इलेक्शन में वोट दिया जिंदगी में, सिर्फ पीटीआई को दिया हुआ है। और जब इमरान खान एक सीट जीता था, उस वक्त भी मैंने इमरान खान को वोट दिया था। हाँ, तो रियलिटी तो अलग चीज़ है ना, वो हर चीज़ उस लिहाज से नहीं देखी जाती। आजकल का जो बच्चा बड़ा जज्बाती है, उसका जो कंसंट्रेशन, जो टाइम स्पैन है, वो बड़ा जल्दी जल्दी, फोकस भी नहीं है उस पर, तो बहुत सारी चीज़ें वो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखता है। रियलिटी पूरी चीज़ों को समझना उसके लिए आसान नहीं है। बहरहाल सबके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं डॉक्टर साहब, कि बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो ये हुआ, और कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ इलेक्शन सही होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क जो मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम, मुस्लिम मुल्क। जी 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 जी, मुझे सॉरी, गैर मुस्लिमों की मिसालें ना दे। गैर मुस्लिम, सॉरी सॉरी, गैर मुस्लिमों की मिसालें नहीं दे रहे। आप बताइएगा कि आप जो नाराज़ हो जाते हैं, तो बताइएगा कि कहाँ और दूसरी जगह पे सही होता है। तो जो आगे चलते हैं टॉपिक्स इस हफ्ते के, और शीट को भी अपडेट करेंगे सुफियान, ताकि कुछ छांटी पड़े, कुछ रिजल्ट। पिछले मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 हफ्ते पहले सुई नॉर्दर्न का कहा गया था, कुछ सीएसएपी का कहा गया था, फिर एयर लिंक का कहा गया था, फिर 4-5 आइटम डीजी खान वाले, ये वीकली पीएसएक्स दंगल में जो बताया गया था, उसमें कुछ चीज़ें, एक आध जो है वो एयर लिंक वगैरह, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था। बाकी आज क्या है, और शीट बताएं। जी सर, कल मैंने अपना जो पीएसएक्स पल्स है उसमें शीट को कुछ क्लियर किया था, तो वो 6 स्टॉक्स हमने यहाँ से हटा दिए हैं। अब हमारे पास फिलहाल शीट में 6 स्टॉक्स हैं, जिसमें एफएफएल है, सीएसएपी, पाक ऑक्सी, एंग्रो एच, मैपल लीफ और डीजी खान है। बाकी सक्सेसफुल कॉल्स और अनसक्सेसफुल कॉल्स हैं, तो सक्सेसफुल 6 हैं हमारी, और अनसक्सेसफुल में अभी फिलहाल एयरलिंक है, जिसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। तो अब आगे जो टॉपिक्स का सिलसिला चलेगा वो हमारा पीएसएक्स दंगल में ही चलेगा, और पीएसएक्स जी स्टॉक्स का रिव्यू चलेंगे। तो आज पीएसएक्स दंगल के अंदर हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं सर। 2 टॉपिक्स हैं आज हमारे पास, एक है अटक रिफाइनरी और एक है जीएचएनआई। इन दोनों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज जो चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जीएचएनआई ओपन हो चुका है, और जहां पर हम देखें तो ये डेली चार्ट्स के ऊपर जो इसका एक डाउन ट्रेंड था, वो इसने आज तोड़ा है, और बेसिकली रीटेस्टिंग होकर कुछ ऊपर की तरफ इसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। साथ ही अगर हम देखें तो एक ट्रेंड ऊपर की तरफ भी चल रहा है इसका, और बाकी वॉल्यूम्स की भी जहां तक बात रही तो ठीक है। आरएसआई भी एक तरीके से बिल्कुल ठीक चल रहा है, जहाँ पे कोई खास ऐसी डाइवर्जेंस वगैरह भी हमें नजर नहीं आती है। मंथली बेसिस के ऊपर हम इसके अंदर आ जाते हैं, और मंथली के सॉरी वीकली के ऊपर हम यहाँ पे आ जाते हैं इसमें। और जहाँ पे वीकली में हम देख सकते हैं कि इसका एक तो ट्रेंड यहाँ से ऊपर चल रहा है, उसमें इसने एक टॉप और 2 टॉप यहाँ पे लगा दिए थे। अब इसके अंदर जो एक पोजीशन है वो साइडवेज की है, जहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इसके पास पिछले 2 हफ्तों से। आज भी इसने यहाँ पे डबल टॉप मार दिया है 688 690 का। तो 675 पे क्लोजिंग हुई है, 690 ज्यादा दूर नहीं है। अगर जो ही 690 क्रॉस हो जाता है तो हम इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, जहाँ पे इमीडिएट टारगेट एरिया 720 का हो सकता है, और इवेंचुअली फिर ये मजीद अगर आगे की तरफ बढ़ता है तो इसके अंदर जो टारगेट है वो 750, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैनल टॉप 780, यहाँ तक के भी टारगेट हम इसके अंदर मजीद लेके चल सकते हैं।
इसके अंदर जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सर हमारा होगा, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस एरिया से नीचे नीचे करीबन 633 635 से नीचे नीचे का होगा। चूंकि एक तो यहाँ पर हमारे पास एक तो यहाँ पे जो इसका बॉटम है वो नजर आता है विक का, लेकिन साथ ही हमारे पास यहाँ पे चैनल का बॉटम भी है, तो वो 626 बनता है। तो गालिबन हम जो स्टॉप लॉस इसके अंदर रखेंगे 690 की बाइंग पे, वो 620 का स्टॉप लॉस रखेंगे 780 के टारगेट के लिए, 620 से नीचे नीचे का। तो ये तो हो गई बात सारी चैनल्स की। जहां तक बात रही है हमारे बॉलिंजर बैंड और इंडिकेटर्स की, तो अगर बॉलिंजर बैंड ओपन कर लूं तो यहाँ पे फिलहाल ये जो ट्रेड कर रहा है वो इसकी फर्स्ट लेन के अंदर कर रहा है, जहाँ पे सेकंड लेन में भी जो एक क्रॉस होगा वो 750 50 के बाद होगा वीकली चार्ट के ऊपर, और उसका भी जो इमीडिएट टारगेट जो इवेंचुअली टारगेट अल्टीमेट टारगेट निकलता है वो 840 निकलता है। तो ऑलमोस्ट फिलहाल अगर हम देखें तो ये अभी एक्यूमुलेशन के जोन में मुझे नजर आता है। सही है। तो मतलब अगर लॉन्ग टारगेट रखना है किसी को तो स्टॉप लॉस भी डिफाइन हुआ है 600 के करीब, और लॉन्ग टारगेट 850 तक के हो सकते हैं, 850 900 गालिबन। वैसे मैंने जो बहुत पहले इसके टारगेट निकाले थे उसमें 680 तक तो आ गया है, 88 तक। 900 रुपये का टारगेट उस वक्त दिया था, याद है सुफियान? 300। जी बिल्कुल, और वहीं पे 850 के करीब 900 के करीब बिल्कुल इसका भी टारगेट निकल रहा हाँ, तो वो वहाँ पर आ सकता है, इसके अंदर जगह भी है। है। बाकी डॉक्टर साहब के भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? चार्ट खोले आपने, देखते हैं। सुफियान बंद करें चार्ट अब। ये चाहे ना ही डॉक्टर साहब खोलेंगे तो फिर ज़रा कहाँ तक जा सकता है ये बताएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट होगा अटक रिफाइनरी। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, और साथ साथ क्योंकि हमें एग्जिट स्ट्रेटजी भी बतानी है, आपने जो बताया था ना लास्ट, जी जी जी। वहीं पे क्लोज करेंगे आज। तो सुफियान के बाद इसके बाद चलेंगे अटक रिफाइनरी पे। अटक रिफाइनरी आपने कंटिन्यू करना है, और फिर आपने एग्जिट स्टडी बतानी है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। तो बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो गए हैं मीनवाइल। वही जो खबर जो थी ना वो खबरें जो है वो अच्छा जी, कौन सा आप स्क्रीनशॉट कह रहे और। हैं? GHN है? जी जी, ये आ गया ऊपर जी। IMF वाली खबर जो है वो गर्दिश कर रही है व्हाट्सएप ग्रुपों में धड़ाधड़। अच्छा जी, ये देखें, या हम मंथ से शुरू करते हैं, जो जी जी हम बिल्कुल। हमेशा करते हैं कि मंथ से। हमारा ये प्योर प्राइस एक्शन होता है। ये देखें, मंथ में भी ये इसने इसने पहले ये 600 रुपये पे गया और उसके बाद वहां से इसने करेक्शन की, और सही है। ये 550 पे वापस आया, फिर दोबारा ये चढ़ना शुरू हुआ। हमारा ये जो मंथ के ऊपर हम बाइंग करते हैं वो हमें 605 पे बाइंग करनी थी, और ये इस वक्त चढ़ते हुए यहाँ पे ये 670 के करीब ये इस वक्त सही फिर है। रहा है। और ये कैंडल स्टिक पे इसका रेट 675 है, पॉइंट एंड फिगर पे इसका रेट 671 है। ठीक है। जी जी। तो यानी कि ये अप ट्रेंड में है, मंथ में भी इस वक्त। सही है। इसने अपनी करेक्शन जो भी करनी थी इसने मुकम्मल की हुई है, और ये मंथ के अंदर भी अप ट्रेंड में चला गया है। अब आ गई है इसके अंदर, यानी कि इसने पहले एक ये बड़ा ये इसको कॉलम स्ट्रक्चर कहते हैं, जिस तरह आपका प्लाजा बनता है ना, जी जी। इस तरह ये देखें, ये पहले पहले एक इस पे पहला पिलर आया, फिर ये दूसरा पिलर आया, और ये तीसरा पिलर आया, अब ये चौथा पिलर शुरू हो गया। और जगह भी नजर आ रही है चौथे पिलर में बड़ी। और जगह भी नजर आ रही है। और इसके आप ये देखिए कि जब जब ये साइडवेज होता है तो इसके ये वाला सिचुएशन हो जाती है, ये सही वाली। है। और जब ये करेक्शन करता है तो लंबे लंबे पिलर्स में वापस करेक्शन होती है। सही है। और लेकिन है कि जब ये इस वक्त ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो लिहाजा इस वक्त इसका ये ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये इसमें भी लंबा पिलर बनेगा, और ये ऊपर को जा रहा है। सही ठीक है। है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आप आ जाइए वीक पे। ये देखें, आप वीक पे भी, ये तो वीक पे एक देखें मिनट और डॉक्टर लंबा डॉक्टर साहब पिलर डॉक्टर बन गया। डॉक्टर साहब, एक मिनट, ये सब सुनने वाले याद रखिएगा कि ये प्योर ट्रेडिंग स्टॉक है, और इसके अंदर ये सब तज्जिए चाहे सुफियान के हों चाहे डॉक्टर साहब के हों, ये मार्केट अगर फेल होती है तो सबके तज्जिए फेल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस के बगैर कोई काम ना करें। चलेंगे अच्छा, आगे। फिर अब चलें, अब यहाँ पे ये दो बातें मैं जरा क्लियर कर दूं। एक तो देखें, मार्केट में मतलब है कि अगर किसी को मार्केट का समझ नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको तो नहीं पता ना कि भी ये कामयाब होगा या नाकाम होगा, लेकिन आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते यस। हैं। जो इम्पोर्टेंट बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट में हम सिर्फ एक ही बात के पीछे भागते हैं कि हमें मुनाफा हो।
तो जबकि जो मुनाफा होता है वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो होता है ना, माली दा काम बीज लाना ते रब दा काम फल लाना। हाँ हाँ हाँ, तो जबरदस्त। ठीक है ना, वो हाँ, एक सही है, कहा। वो है ना। तो हमने तो बीज लगाना है, तो बीज लगाते नहीं है तो फल का काम शुरू कर देते हैं। तो मतलब जो अल्लाह ताला का काम है वो हम अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। रिस्क तो अल्लाह मियां ने देना है आपको। सही बात है। तो ये जो मार्केट है, ये इसका तो नाम ही ये है कि इसकी प्रिडिक्टेबल कभी नहीं होती। अगर ये मार्केट में 2 जमा 2 हो तो फिर तो हर बंदा सेठ आबिद हो, हर बंदा मलिक रियाज हो। और अगर किसी के पास वो जो है गंदम का दाना, वो क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होली ग्रेल। अगर होली ग्रेल कोई हो जिसमें जो पक्का पक्का जन्नत का रास्ता हो, तो वो फिर मैंने आप ही को बताना है, फिर मैं खुद ही क्यों ना जाऊं। सही बात है। इसमें ये जो मार्केट है ये कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। और अगर उसमें जो अनसर्टेनिटी, द ओनली सर्टेनिटी इन मार्केट इज अनसर्टेनिटी, यानी कि जब इंसान को यही नहीं पता कि कल क्या होना है, यही असल हकीकत है यही मार्केट मार्केट की। है। इसका नाम मार्केट है, ठीक है जी ना। बिल्कुल, जी जी। तो एक ये हो गया। दूसरी बात ये होगी कि देखें, अगर आप, मैंने सोचता था कि यार ये लोगों के साथ हम तो तंग आ गए हैं, ये सवाल सुन सुन के, कर करके, कि क्या हुआ, महंगा क्यों खरीदा, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, ये नहीं किया, नहीं लगाया जी। तो मैं फिर ये सवाल पूछता हूँ, फर्ज करें आप कराची में रहते हैं या मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं एयरपोर्ट से अपने घर आना चाहता हूँ और मैं फैसला करता हूँ कि मैंने किसी सिग्नल पे नहीं रुकना। एक तो यह है कि मैं हर कानून को सामने रखते हुए, उसके ऊपर अमल करते हुए, अगर मैं घर आऊंगा तो मेरे घर आने के चांसेस 80-90%, 95% हो सकता है, 96-98% ही हो। हाँ, पहुंचने के चांसेस, जी जी। हाँ, तो अगर मैं ये फैसला कर लूं कि मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती, जी। या मैं ये कहूं कि इवन मुझे चलानी भी आती है, तो मैंने अब किसी सिग्नल पे रुकना ही नहीं है। अच्छा, रुक रहे, मतलब कोई सुनना ही नहीं है, ना स्टॉप लॉस, ना कुछ ना नहीं, 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 ना कोई क्वांटिटी, कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर तेरी ऐसी की तैसी, कुछ भी ना नहीं, तू नहीं सिलेक्शन, ना। जानता कि मैं कौन है गा, ठीक है ना। हाँ हाँ। मैंने ये करते हुए घर आना है वहां से, एयरपोर्ट से, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं घर पहुंच वो जाऊंगा। तुसी ना ही समझो फिर सर। तो वो ये जो ट्रैफिक के कवानीन पे जो पाबंदी है, और फिर उसके बाद उसके अंदर अगर फर्ज करें एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी गाड़ी में वो भी नहीं है, एयर बैग भी नहीं है, आप बताएं कि उसको बंदे का क्या बनेगा। वो एयर बैग स्टॉप लॉस है उसका। बिल्कुल तो सर। कम से कम तुसी कौन लोग हो यार, कुछ ते अपने आप ते किसी चीज ते अपने आप में अप्लाई कर लो। मैं अगे कहना कि यार वो जरूरी थोड़ी कि ਤੁਹਾਡੀ दुकान च अग लग जाएगी, लेकिन फिर भी तुसी फायर एक्सटिंग्विशर रखते हो। हाँ, जलेगी नहीं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर रखते हो, सही बात है। हाँ, तो ये तो स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही लगाना है। तुसी फिर ट्रेडिंग का दी कर दो, तुसी इन्वेस्टर बनो। हाँ, और इन्वेस्टर जो है फिर वो ऐसी चीजें लेता है जिसका ताल्लुक ये रोजमर्रा की हलचल से, खबरों से नहीं होता। दूसरी बात फिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये इनके ऊपर रेट मैटर नहीं करता। ये तो जिस मर्जी रेट पे लेते हैं उसको जीरो करना शुरू कर देते हैं और उसको रेट को नीचे लाना शुरू कर देते हैं, और इनका एक अपना मैकेनिज्म होता है। इन्वेस्टर में और ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टर नीचे जाती हुई चीज को खरीदता है, ट्रेडर ऊपर जाती हुई चीज को खरीदता है। ट्रेडर ऊपर जाती हुई चीज को जब खरीदता है तो नीचे स्टॉप लॉस लगाता रहता है और उसको ऊपर ऊपर लेके जाता रहता है। सही है। अब जो ट्रेडर है, वो जो जो स्कैल्पर है, उसका जो विन रेशियो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 और 1 के हिसाब से भी वो जो है ना, अगर 4 ट्रेड्स भी या 5 ट्रेड्स भी उसकी कामयाब हो जाएंगी तो वो उसका यानी कि विन रेशियो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो, और उसको काफी अच्छा ट्रेडर समझा जाता है, जो कि ये डे ट्रेडर है। और ये जो स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट स्विंग ट्रेडर है, जो कि हफ्ते 10 दिन का करता है, उसका जो सक्सेस रेशियो है वो बड़ी मुश्किल से 60% होता है, बहुत मुश्किल से। उसका भी सही है। स्टॉप लॉस हिट होता रहता है। और जो जो लंबा स्विंग ट्रेडर है, उसका 70-80% विन रेशो होता है। तो ये अब आपने फैसला करना है कि आपने कितना रिस्क लेना है। रिस्क तो ये सारी दुनिया में कैलकुलेट हुआ है पहले ही, कि भाई जो छोटा है वो 35-40% उसका विन रेशो है, जो हम्म, उससे ऊपर है उसका 60% है, और जो उससे ऊपर है वो 70-75% है। तो 100% या 80%, 90% तो किसी का भी विन रेशो नहीं होता ट्रेडिंग में। सही बात है। चलें सर, डॉक्टर साहब गंधारा पे मूव करें, वीकली पे आप आ गए हैं। अच्छा, अब हम वीकली पे आ गए। तो मैं कही 2 बातें आ गई थी, तो ये अभी इसको भी हम क्लियर कर ही दें। जी। अच्छा, अब ये देखें कि ये इस वक्त डेली पे ये शुरू हो गया है हरा, लेकिन ये अभी तक रेनको ने अभी बाइंग सिग्नल नहीं दिया इसको।
ब्रेकआउट नहीं हुआ इसका पूरा पिछला। हाँ जी, हाँ जी। और ये अभी अभी तक ये सारे सिचुएशन के मुताबिक ये साइडवेज चल रहा है। अभी तक साइड में चल रहा है वही ना, वो जो सुफियान ने कहा ब्रेकआउट देगा तो फिर वो बिल्कुल यहाँ भी दे देगा। हाँ जी, तो ये इसका ये है एक इशू। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज भी हम आ जाते हैं। ये हम ये क्या बुलिश है कि मतलब अभी आपके उसमें बुलिश है ये स्टॉक? भी आपको दिखाता हूँ। स्टॉक इंटेल की वेबसाइट है ये, चार्टिंग्स के लिए लोकल वेबसाइट है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, जो ये कैपिटल अभी तो स्टेक ये वाले हैं। देखें, ये देखिए, एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये देखें, ये जब हम आरएसआई खोलते हैं ना, जी जी तो ये हमारा जो है ना, ये इस वक्त ये इसका है, ये 60 और जो है ना 50 के दरमियान जब भी स्टॉक होता है, 60 और ये 40 के दरमियान, ये 40 है। ये देखिए, मैं आपको और बताता हूँ, जी जी एक जी। और फार्मूला आपको बताता हूँ। हम्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये है आपका 60। जी जी। ये हाँ, ये 40 है, ठीक है ना। सही है। ये जो एरिया है ना, ये साइडवेज का होता है। सही है। वेरी ये गुड। ये सारा इसके अंदर आपकी इकुमुलेशन हो रही होती है, और इसी में अगर आपने अपना लंबी स्विंग खेलनी है तो आप अपनी इकुमुलेशन करते रहते हैं और इसके ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। यहां पे जब ये ऊपर को जाएगा ना, तो आपने पैसे और डालने हैं। 63 65 पे जाएगा जब, ठीक है। 64 65 पे आपने पैसे और डालने हैं। यहां पे जब ये 70 पे जाएगा तो आपने और पैसे डालने हैं। सही है, ठीक है। फिर आपने यहां पे आके इससे आउट होना है 83 पे। 83 84 82 ये वहां पर एग्जिट होना है आप। हाँ, जहां पे उसका रुख नीचे को जाना शुरू हो जाएगा ना, वहां पे आपने आउट हो जाना है। सही है। ये आरएसआई आपको इतना हेल्प करता है, ठीक है। सही है। और इसी तरह ये आपका देखिए, ये देखें, इसके इस वक्त वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, ये देखें। जी बिल्कुल, एवरेज वॉल्यूम बढ़ गए हैं, ज़बरदस्त, एक और साइन आ गया, कंफर्मेशन हो रही है कि बुलिश, स्टॉक बुलिश हुआ हुआ है। अच्छा, ये अब मैंने चार्ट हाइकन आइशी का लगाया हुआ है। हाइकन सही है। आइशी ने ये पहले ये, और उसके अंदर ये मूविंग एवरेज लगी हुई है। सही है। तो इसने पहली लेग ये बनाई, उसके बाद फिर करेक्शन की, फिर ये साइडवेज पे चला गया, फिर इसने एक लेग बनाई ये वाली। जी जी। और अब ये देखिए कितनी देर से साइडवेज चल रहा है। सही है। और अभी भी इसने कोई किसी किस्म का ब्रेकआउट नहीं दिया। सही है। इसका ब्रेकआउट यहां पे होगा 700 रुपए से ऊपर। सही है। ठीक है। ये इसका हो गया, और इसके बाद मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखें, हम तो हर तरफ से जो है ना, वो फिर कंफर्मेशन करके साथ बता सकते हैं कि भाई ये हुआ है। अब नहीं, आगे हम जबरदस्त चल जबरदस्त, देते। लोगों को सीखने का मौका मिलेगा ना इस तरह के टेक्निकल्स। वैसे भी सबने याद रखना है कि रमज़ान के बाद जो हमारे वैसे कोर्स की डेट आ गई है जून। सुफियान क्या डेट है? माइक माइक। जून 14 सर, इंशाल्लाह। 14 जून से कितने हफ्तों का कोर्स है? अ, गालिबन 12 हफ्तों का कोर्स है। जून 14 यानी कि बकरीद का जो हफ्ता है हमारा, बकरीद के फौरन बाद वाला हफ्ता हम कोर्स अपना स्टार्ट करते 14 जून से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। नंबर ज़रा मुफीस का बता दें, हैं। जो डबल क्योंकि जिन्होंने अभी से ही रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करानी है आपको, डॉक्टर साहब और सुफियान ये कोर्स कंडक्ट करेंगे। बड़ी मेहनत से बना रही है टीम पूरी। हर हफ्ते 2 मीटिंग्स चल रही हैं कि किस तरह कोर्स को डिज़ाइन किया जाए। और ये हमारा दावा है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोर्स कोई करा नहीं सकता। जितने भी महंगे कोर्सेज आपको या सस्ते कोर्सेज मिल रहे हैं वो लिमिटेड हैं। यहाँ पर जो कोर्स होगा वो फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल एंड होगा। तो जो 2 क्लासें होंगी शुरू की, आपको तैयार करा जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको पूरी बेसिक्स समझाई जाएगी, उसका टेस्ट लिया जाएगा पूरा दूसरे हफ्ते, और तीसरे हफ्ते से फिर आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब और सुफियान के साथ होंगे, ताकि आपको एडवांस की पूरी प्रैक्टिस हो। और पूरा एक सफ़र आपको समझाया जाए जितने सब रैंको और सब जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, जंतरी मंत्रियाँ, ये सब आपको इंशाल्लाह, ये बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं। पूरा या रिफ्लेक्शन होता है जो स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। चार्ट्स आपसे बातें करते हैं, चार्ट्स को पढ़ने वाला फंडामेंटल्स न्यूज़ सबको इसके अंदर कैप्चर कर लेता है।
और ये रिफ्लेक्शन होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, जितनी भी चीज़ें हैं ये इसके अंदर ही जो प्राइस इन हुई होती हैं, उसको पढ़ने की जो अदा होती है वो सिखाई जाती है आपको। वैसे तो आप यूट्यूब पे और इस तरह सब टेक्निकल चार्ट सीख सकते हैं, लेकिन जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपको सही मायनों में कैंडल्स को डीकोड करना सिखाएंगे। 14 जून से शुरू हो रहा है। नंबर बताएंगे सुफियान? 0336440008, 0336440008, मुफीज अजीज के नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, वो बाकी तमाम तफसीलात आपको बता दूंगी कोर्स के व्हाट्सएप कर बारे लेंगे 0336444088। जून 14 से शुरू हो रहा है, 12 हफ्तों का कोर्स है। जी डी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये इसमें फिर मैं आपको इन्वेस्टर लाउंज पे भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप ये बात करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किसी स्टॉक को एनालाइज करना है तो वो कैसे करना है। इसको आप हम ये भी देखेंगे कि जो ऑटो सेक्टर है वो इंडेक्स के वर्सेस कैसे चल रहा है, और ये जो जरूर। GHNI है ये इंडेक्स के अंदर किसकी क्या पोजीशन चल रही है इंडेक्स के अभी अंदर, तो ठीक ये है। अभी तो ये आपकी उस लेन में आ गया, लेन वेन में आ गया ना। अच्छा सुने ना, पहले ये एक मैं बताएं कि आपने एक की बनानी होती है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने की। वो आप उसको टिक करते जाएंगे तो आपका पक्का होता जाएगा कि आपका एतकाद पक्का होता जाएगा कि मैं जो भी पोजीशन लेने लगा हूं उसकी क्या सिचुएशन है। ये देखें, इसके अंदर मैंने पहले से काम, मुझे तो नहीं पता था कि आपने GHNI करना है, लेकिन मैंने जो अपने जो चार्ट्स बना के रखे होते हैं, ये इसके अंदर जो मैं एक लगा के रखता हूँ वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज होती है, ठीक है ना, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज। सही ये है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है। सही है। ये लो है, ये हाई है। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम फिक्स रेंज है, ये क्या है कि ये प्राइस वर्सेस वॉल्यूम, यानी कि जो ये नॉर्मल कैंडल्स हैं वो, और वो नीचे यानी कि उसका नीचे वॉल्यूम एंड टाइम होता है, ठीक है। सही है। ये वाला जो है, ये देखें, ये जो है ना, ये वॉल्यूम भी है लेकिन ये अगेंस्ट टाइम है। सही है। ये जो वॉल्यूम है ये अगेंस्ट प्राइस है, अगेंस्ट प्राइस, अच्छा। ठीक है। इस वजह से ये प्राइस एक्शन का वॉल्यूम इसको कहते हैं, सही है। ठीक है। इसके अंदर एक ऊपर ग्रे एरिया होता है और एक नीचे ग्रे एरिया होता है, और ये बीच में ये वाला जो एरिया होता है ना, ये कलर्ड है, देखें। ये जो हम्म, येलो वाला है ये सेलिंग है, ये नीले वाला बाइंग है, ये सेलिंग है इसमें। और इसमें ये जो यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं वैल्यू एरिया। सही है। यहां पे ये सारा जो एरिया, ये पीछे देखें, ये पीछे चलता आ रहा है ना, यहां पे ये सारी एक्यूमुलेशन हो रही है। सही है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक ऐसा रेट होता है जिसमें इस यहां से लेकर यहां तक एक रेट ऐसा है जिसमें बेतहाशा काम होता है। इससे ऊपर ये यानी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। नीचे वाली जो कैंडल्स के लिए ये रेजिस्टेंस होती है, और ऊपर वाली कैंडल्स के लिए देखें ये सपोर्ट है। ये देखें, यहां से आया, यहां पे सपोर्ट ली, फिर गया, फिर गया, और इस तरह ये यहां से आया। और ये जो वैल्यू एरिया का जो टॉप है ना, ये ब्रेकआउट कहलाता है। सही है। और ये ब्रेकआउट देखें बड़ी कैंडल से होता है। हम्म। इसी तरह ये इसको, अब ये इस वक्त ये क्या है कि होता ये है कि यहां से जब भी अभी ऊपर को चलेगा ना, तो ये बहुत वॉलेटाइल होगा, यानी कि इसने आपको आपके हाथ नहीं आना है स्टॉक ने, यानी कि आपको ये खरीदारी नहीं करने देगा। हाँ, या बात तो समझ ना, रहे? ना तो खरीदने देगा ना बेचने देगा, कभी यूं जाएगा कभी यूं जाएगा, कभी यूं 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 ना। बस वो देखिए, नहीं वो आप जो जिसके पास कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज गेम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है। तो अगर आपने फिर पोजीशन ली है और आपने अपने आप को पक्का किया है कि मैंने सही तरीके से पोजीशन लिया है, तो फिर उसको आप चिमट के रखें। फिर आप उससे आपने डरेंगे नहीं। आपका जो स्टॉप लॉस है ना, फिर वो ये है, ये। डॉक्टर साहब, इसी के अंदर आप बताते हैं कि वो एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। वो वो जो है वो फिर मैं आपको चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो एग्जिट हम्म। स्ट्रेटजी है। उसमें ये है कि आपने P6 वैल्यूज, इंटेल स्ट्रेटजीज, ईमा स्ट्रेटजी, डोनशन, बॉलिंजर बैंड, इतनी सारी स्ट्रेटजी हमने रखी हुई हैं। इसी में है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुपर ट्रेंड। नहीं, वो आया था, ये हटा दें, TR ये हटा दें। एक और, हाँ ये आ गया, ये लग गया सुपर ट्रेंड, दो लगाए हैं आपने। जी। जी, ये मैं खत्म करने लगा हूँ बुलेंजर। सही है।
इसमें सुपर ट्रेंड को मैं ये 10/3 की जगह पे 5/1 करने लगा। 5/1 ठीक है, पहले पहले ट्रेंड को 6 हो गया है, अब 5 करें, 5/1 कर रहे हैं आप। सही है। नहीं वही है, वही है, वही है, दूसरा दूसरा लेगा, अच्छा। अलग से। जी। ये देखें, ये आपको इसने जब ये यहाँ से लेके टॉप लगाया था तो पहला तो आपको इसने निकलने का इशारा, जब ये रेड हुआ है ना यहाँ पे, आपको इसने कहा था कि इधर से आपने एग्जिट कर जाना है। सही है। देखिए, आपने किसी भी ट्रेंड का जो है ना वो आप 100% नहीं ले सकते। अगर आपको सही कोई और काम नहीं आता, तो आपको स्ट्रक्चर देखना नहीं आता, तो कम से कम सुपर ट्रेंड लगा के 5/1 जहां पे वो आपको कहता है वो आपको टॉप पे निकाल देता है जाके। सही है। और उसके जो फेक आउट से बचने के लिए जो उसकी जो सेकंड वैल्यू होती है वो 8/2 हम रख लेते हैं। 8/2। हाँ जी। 8/2 और 5/1, ये सुपर ट्रेंड है। आप लोगों ने एग्जिट स्ट्रेटजी से बताया तो सब, जो पहला सुपर ट्रेंड है वो 5/1 होगा, और दूसरा जो है वो 8/2 होगा जी। ये देखें आप जी। कि अगर आपने इसमें पोजीशन ली भी हुई है और मार्केट साइडवेज चली गई है, तो जब तक ये नहीं कहेगा, ये आपका सेकंड स्टॉप लॉस है। सही है। ठीक हो गया। जब तक आपको ये नहीं निकालेगा ना, तो आपने नहीं निकलना। उसमें आपका लॉस ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप अपने फेक फेक आउट से बच सकते हैं। तो ये देखिए, चूंकि अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो ये इसने आपको निकाला ही नहीं है। हम्म। तो अगर आपका हौसला जिगरा बड़ा है तो आप इसके अंदर रहें, क्योंकि ये देखें, ये 44 ईएमए से ऊपर चल रहा है। जी, कमोबेश वही वही स्टॉप लॉस है जो सुफियान आपको बता रहे थे कि 620 तक होना चाहिए। जी। तो ये देख लें, ये जबरदस्त। बहुत आसान है। और इसके अंदर अगर हम फिर ये होता है कि जब कोई भी चीज जब ये आप ट्रेंड के अंदर चल रही होती है, आप ये देखें कि ये कितना खूबसूरत तरीके से चल रहा होता है। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाता है और ये दोनों लाइनें उनको संभाल के चल रही होती हैं। और इधर आके इसने आपको निकाल दिया टॉप पे, ये देख लें। हाँ। और जो लोग सुन सुन रहे हैं, पिछले हफ्ते आपको जो है बॉलिंजर बैंड की सेटिंग पड़ी, पता चली थी 20/1, 20/2, 20/3, और इस बार सुपर ट्रेंड की जो है 5/1 और 8/2 पता चली है। तो प्रोग्राम के में भी आप सीख रहे हैं साथ साथ, और इन्जॉय भी कर रहे हैं प्रोग्राम को। टेक्निकल एनालिसिस डॉक्टर साहब के होंगे, वो भी ग्रुप ज्वाइन करना, वो भी। और मजीद कोई तफसीलात चाहिए? अब एंड की तरफ चलते हैं, डॉक्टर साहब आप अपनी स्क्रीन बंद अच्छा, करें। सीखें, एक और बात, सीखें जिससे मर्जी। और हमारे से सीखें ना सीखें वो तो हम नहीं इनको हाँ वो कहते भी हैं, मैटर नहीं जिनकी करता, मर्जी डॉक्टर साहब सीखें। तो कहते हैं हमसे सीखो ना लेकिन, सीखो। हाँ लेकिन ये आप याद रखें कि किताब पढ़ के, यूट्यूब देख के स्विमिंग नहीं आ सकती। स्विमिंग नहीं आ सकती, स्विमिंग तो तैरनी ही पड़ेगा आपको। हाँ, तो इस वजह से मैंने तो कभी अपने ये जो जितने इंडिकेटर्स हैं इनकी कभी सेटिंग्स भी नहीं छुपाई। मैं कभी इस चीज से भी नहीं डरता कि जी यार ये इसको पब्लिक में कैसे बयान कर दें। हमारे हाँ। मतलब ये हमारा काम तो नहीं है, हमने कौन सा यहाँ पे दुकान खोली हुई है। तो हाँ। जिसने सीखना है मेरे से वो सीख ले, नहीं सीखना ना सीखे। लेकिन है कि आपको किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंटल ट्रेनिंग चाहिए। खाली ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अगर ये काम करना हो, तो फिर जितने लोग टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो सब मलक रियाज क्यों नहीं है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि ये रेगुलर मेहनत भी है ना, मतलब टेक्निकल चार्ट्स को भी अपडेट करना। और हम जब अपडेट कर रहे होते हैं, घंटों निकल जाते हैं, 3-3 घंटे वो पुराने चार्ट सही करना, डेली के, मंथली के, वीक के। उसके बाद फिर जाके जो है वो फिर उस पर भी 100% एक्यूरेसी रेट नहीं होता। उसके बाद फिर आपको इतने अरसे से मार्केट में हो, मार्केट के अंदर प्रेशर बर्दाश्त करना। और आप ही कहते हैं कि पूरा टेंशन वाला काम है, इसके अंदर सेहत बिगड़ जाती है इंसान की। तो ज़रूरी है कि मेंटोर साथ हों, ताकि वो आपको समझाएं कि आपने अपने आप को कंपोज कैसे रखना है। अगर आपने अपने आप को कंपोज ही नहीं रखा, तो पता चला कि ये टेक्निकल भी और आते हैं। वैसे भी सुहेल भाई, ये देखें, जो असूल देखा जाए ना, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मेरा जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप का, जी जी। वो आप देखें कि वो उसके अंदर 200 बंदा सारा वक्त चार्ट बना रहा है। वो हर बंदा हर चार्ट ही बना सकता। जी जी बिल्कुल। और वो सारा एक टीम वर्क होता है। तो फिर वो पूरी मार्केट में वो जो 400 स्टॉक है, कहीं पे भी हिलजुल होती है, तो हमें हाँ। फौरन पता चल जाता है कि इधर हिलजुल हुई है। तो जी। वो तो एक पूरी टीम तैयार हो रही होती है ना, कि जिसमें, क्योंकि मेरे अकेले बस की तो बात नहीं है कि मैं 400 स्टॉक्स को स्टडी सही करता रहूं। बात।
सही तो बात वो है। जब आपके हेल्पिंग हैंड्स एकदम मिल जाते हैं और सारों की सोच एक होती है, सारे एक ही तरीके से फोकस कर रहे होते हैं, तो आपके वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। और इसी वजह से आप देखें, मेरे ग्रुप में तो लोगों को लॉस हुआ ही नहीं। कभी आपने सुना है कि कोई बंदा चीख रहा हो कि लॉस हुआ, लॉस नहीं नहीं, वहाँ नहीं होता, वो बड़े शांत किस्म के लोग हैं। नहीं हुआ? घाघ लोग हैं, घाघ। नहीं, वैसे भी ये बात है ना, एक तो वो सीखे हुए हैं, फिर सारा सारा दिन काम करते हैं, फिर आपके साथ ग्रुप में चैट करते हैं। और जो पूरी मार्केट है जिसके अंदर एआई भी अब आ गया है, अलर्ट्स भी आ गए हैं, वेबसाइट भी आ गई हैं, इतनी एप्स भी आ गई हैं, सब मकसद यही है कि जो काम करने वाला है, क्लाइंट है, यानी जो इन्वेस्टर है, उसकी विनिंग रेशियो है, उसको उसमें इजाफा हो। आप लोगों ने किसी भी किस्म की मालूमात करनी हो, पीएसएक्स में अकाउंट खुलवाना हो, डॉट का ग्रुप हो, प्लेटिनम ग्रुप हो, कोर्स है, अगर कोई और नंबर नहीं है तो सुफियान का नंबर, सुफियान सामने बैठे हैं, 03032712 972 व्हाट्सएप कीजिएगा। लास्ट अपना पिक करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को, इट अटक रिफाइनरी की तरफ। हमारा जो टॉप पिक है सुफियान का आज का, उसको बता के ख़त्म करते हैं। जी बिल्कुल, अटक रिफाइनरी पे सर, ये इसका मैं बस जल्दी से लोगों को बता देता हूँ। वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 558 से नीचे नीचे का, ठीक है। यहाँ पे इससे नीचे का स्टॉप लॉस आप रखेंगे, आप समझ लीजिए 550 का आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। 550 का स्टॉप लॉस। हम्म। बाइंग आपकी होगी 655 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करें, क्योंकि ये लास्ट, ये अगर हम वीकली के ऊपर है तो ये काफी दिन से हम देख रहे हैं, करीबन महीने से ऊपर हो गया, ये 655 से ऊपर आके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो हम्म। 655 से ऊपर की क्लोजिंग पे आप इसको बाइंग करेंगे तो इमीडिएट टारगेट एरिया 700, फिर 731, 730, और इवेंचुअली 775 तक के टारगेट है। और जो चैनल टॉप बनता है वो करीबन 850 से 900 तक का इसका चैनल का टारगेट टॉप बनता है। तो अगर उस टॉप तक के लिए भी चलना है तो भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ, 775 तक के टारगेट के लिए 550 या उससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रख के 655 से ऊपर की बाइंग बनेगी अटक रिफाइनरी के अंदर। और अटक रिफाइनरी, ये जीएचएनआई के उलट है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत एक तगड़ा स्टॉक है। इसलिए बंद करें, आखिरी सवाल और सबसे करते हैं, इसके बाद खत्म अच्छा, करते हैं। अगली बारी हम स्टॉक सिलेक्शन पे बात करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन पे बात करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन जब आप चैनल को देख रहे होते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, आप जब इन रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं ना, अपने इतराफ़ में, वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि किताबें जो है वो आप किताबों में राह करें, किताबें ख़रीदा करें, एक माहौल होता है। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट वाले हैं, वो खबरों में राह करें, न्यूज़ में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने आप को जब उस माहौल के अंदर इन रखेंगे ना, तो आप ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखेंगे, ऊंच नीच मार्केट की, लोग कैसे फैसला करते हैं, साइडवेज मार्केट क्या होती है। जितनी नॉलेज होगी उतने ही फैसले आसान होंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटजी बताएंगे लोगों को कि ये अब, क्योंकि ब्रेकआउट भी है, आईएमएफ भी, आप अब जाते जाते अपने रिमार्क्स दें ताकि हम क्लोज करें इंशाल्लाह। जिन जिन स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया हुआ है उसके अंदर खरीदारी करें, और वो दोबारा वही चलेंगे और सबसे ज्यादा स्पीड से वही भागेंगे। डॉक्टर साहब के चार फेवरेट सेक्टर: ऑयल, फर्टिलाइजर, बैंक्स, फार्मा। पहले पावर भी होता था हमारा पांचवा पिलर, लेकिन फिलहाल हमने उसको जरा, लेकिन हब पावर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओजीडीसी, पीपीएल। पावर ने आप देखें अपना डिविडेंड फिर भर लिया है। जी जी। 5 रुपए का दिया था तो वो देखें कोई नहीं करेक्ट किया उसने। हाँ, ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी पेट्रोलियम, क्योंकि केएमआई ऑयल में करते हैं तो पॉल हमारे नहीं आता, डॉक्टर साहब काम करते हैं पॉल में। इसी तरह फिर आप जाएंगे फर्टिलाइजर में, ई फर्ट, फातमा, इवन फातमा फर्टिलाइजर। तो ये जो तमाम स्टॉक, जो तगड़े स्टॉक्स होते हैं, जो डिविडेंड देते रहते हैं, और इसके अलावा भी हमारी आपने वीडियोस देखी होंगी कि टॉप डिविडेंड स्टॉक कौन से हैं, जो डिस्क्रिप्शन बीस में। तारीख को 20 तारीख को एफएफसी ने एक्स होना है, वो चूंकि नॉन शरिया अभी तक हो जाएगा शरिया, वो हो मैंने जाएगा मुझे इवेंचुअली, पक्का जी जी। पता है कि वो शरिया हो जाएगा, वो काम कर रहे हैं उस पर। लेकिन चूंकि उसने 20 को एक्स होना है और 21 रुपए का डिविडेंड है, और उसने उसकी स्पीड देखिएगा कैसे भरता है वो अपनी। इंडेक्स को जो ना ऊपर लेके जाएगा और मजीद। जी जी। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी डेटा मिल जाता है, हेल्प हो जाती है। और हमारी तमाम टीम के सोशल मीडिया के जो राब्ते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है वो हैं, वो ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा किसी किस्म की कोई भी इंक्वायरी करनी हो। बहुत मज़ा आता है प्रोग्राम करने में, बड़ी मेहनत लगती है, हम बैठते हैं इसको करने के लिए, और आप लोगों का जब प्यार मिलता है तो और हिम्मत बढ़ती है। तो इसी तरह कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब से हमारा साथ देते रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।